हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। हमारे चैनल इजी मैथ्स अड्डा पे आपका फिर से स्वागत है। आशा करता हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे और आपकी तैयारी अच्छी चल रही होगी। किसी भी एसएससी एग्जाम के लिए आप तैयारी कर रहे हो या फिर आरआरबी एनटीपीसी के लिए तैयारी कर रहे हो, तो उनके लिए जब हम ओलाई बोर्ड का सोल्यूशन करवाते हैं तो हमने बोला था कि जो हमने प्रैक्टिस सीरीज पहले डाली हुई थी तो हम उसको कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, तो आज से हमने उस प्रैक्टिस सीरीज को कंटिन्यू करने का ट्राई करा है। और भाई हम ट्राई नहीं कर पा रहे थे, उसके पीछे का रीजन ये है कि यार ये बीच बीच में लैपटॉप हैंग करने लग जाता है। ठीक है, हैंग करने लग जाता है मतलब कि एक डेढ़ घंटे का वीडियो डाला और एक एक डेढ़ घंटे का वीडियो रिकॉर्ड करा और उस पे फिर क्या है कि वो अपने आप बंद हो जाता है वगैरह वगैरह। फिर वीडियो का दोबारा से रिकॉर्ड करो, फिर उस डेटा को उठाओ, तो भाई इतना हो नहीं पाता। इस वजह से हमने ये प्रैक्टिस सीरीज स्टार्ट नहीं करी थी, लेकिन आज मैंने सोचा कि यार बना ही देता हूँ। और 24-25 से शायद मेरे पास शायद दूसरा लैपटॉप आ जाएगा, तो ये जो प्रैक्टिस सीरीज रहेगी वो हम रेगुलर बेसिस पे रखेंगे। ठीक है, तब तक थोड़ा कॉर्पोरेट और कर लो। ठीक है, तो भाई आज हम लेके आए हैं मैथ्स की प्रैक्टिस सीरीज 4। किसी भी एग्जाम के लिए, एसएससी के लिए, चाहे वो सीजीएल हो, चाहे वो सीएचएसएल हो, एमटीएस हो, सीपीओ हो, या फिर आरआरबी एनटीपीसी जो 2025 में होने वाला है। ठीक है, उसका प्रैक्टिस सेट 1 है जो कि पूरी तरह से पीवाईक्यू बेस्ड रहने वाला है विद बेस्ट अप्रोच। अब भाई वीडियो नहीं दिखा पा रहा हूँ, उसके पीछे का रीजन भी यही है कि भाई वीडियो दिखाऊंगा तो फिर वो लैग करने लग जाता है। ठीक है, तो भाई विद बेस्ट अप्रोच हम देखना चाहते हैं यहाँ पे। अब देखो भाई, जब किसी एग्जाम में आप जा रहे हो तो भाई वहां पे 10th लेवल की मैथ्स आ रही है इन एग्जाम्स में तो एटलीस्ट। ठीक है, तो जब 10th लेवल की मैथ्स आ रही है तो भाई पेपर को हर कोई सॉल्व कर सकता है, लेकिन वहां पे जो मेन समस्या है ना, मेन प्रॉब्लम इज कि भाई हमसे टाइम मेंटेन करना आना चाहिए। अब वो टाइम मेंटेन कैसे रहेगा? जब हमको मेथड्स के बारे में पता रहेगा और हमारी प्रैक्टिस अच्छी रहेगी। ठीक है, मेथड्स के बारे में कि भाई हम ये मेथड लगाएंगे तो भाई क्वेश्चन थोड़ा जल्दी सॉल्व हो सकता है। और यदि वो मेथड आप कैसे सीखोगे, वो आप सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस से ही सीख पाओगे। ठीक है, तो भाई वो हम यहाँ पे सब चीज करवाने वाले हैं। आपको थोड़ा सा कॉन्सेप्ट डिटेलिंग में मिलेगी और आपको ये भी लगेगा कि हाँ भाई हमने कुछ वीडियो में सीखा है। ठीक है, तो भाई वीडियो चाहे 1 घंटे की रहे चाहे 1.5 घंटे की, लेकिन आपको वीडियो के एंड तक बने रहना है। वीडियो के एंड में जब आप देखोगे तो आपको लगेगा कि हाँ भाई कुछ ना कुछ तो आउटपुट हमें मिला है। ठीक है, तो यदि वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना है और चैनल को सब्सक्राइब कर देना है इजी मैथ्स अड्डा को। ठीक है, और दोस्तों के साथ भी शेयर कर देना भाई, हो सके तो, है ना। और भाई जब इनका सॉल्यूशन हम करवा ही रहे हैं तो इनकी सॉल्यूशन की पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल रिलीवेंट मॉक्स एसएससी में मिल जाएगी, तो वो भी आप जाके ज्वाइन कर सकते हो। और उसकी लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, लेकिन आप ये सर्च करके भी ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल मेरे पास जो क्वेश्चन आया है, फर्स्ट क्वेश्चन वो है मेरे पास, ट्राइंगल एबीसी इज एन इक्विलेटरल ट्राइंगल, डी इज अ पॉइंट ऑन साइड बीसी सच दैट बीडी रेशियो बीसी इज इक्वल्स टू 1:3। इफ एडी इज इक्वल्स टू 5√7 फाइंड द वैल्यू ऑफ द साइड ऑफ द ट्राइंगल। मेरे को ट्राइंगल की साइड निकालनी है और मेरे पास इक्विलेटरल ट्राइंगल दिया हुआ है। ठीक है, तो भाई फर्स्ट ऑफ ऑल मेरे दिमाग में दो मेथड्स आते हैं इसको सॉल्व करने के। मेथड 1 ये है और मेथड 2 ये है। तो मैं जो प्रियोरिटी मेथड रहेगा ना वो ये रहेगा मेरे पास, क्योंकि मैं इसको प्रियोरिटी ज्यादा दूंगा बदले इसके, क्योंकि भाई इसमें आपको सीधा आपको अच्छे खासे कॉन्सेप्ट्स के बारे में पता रहना चाहिए। इसमें यह है कि आपको नॉर्मल थ्योरम से यदि पता है तो आपको पता चल जाएगा। ठीक है, तो वो थ्योरम बताने से पहले मैं आपके सामने चित्र बनाना चाहूंगा कि मान लो मेरे पास कोई ट्राइंगल ए बी सी हो गया, है ना। ए बी सी हो गया। ठीक है, तो ए बी सी क्या कह रहा है कि मतलब मेरे पास डी कोई पॉइंट हो गया साइड बीसी पे, और ए डी इज इक्वल टू 5√7 है। ठीक है, और बी डी रेशियो बीसी कितना है? बी डी रेशियो बीसी है मेरे पास 1:3। तो जब बी डी रेशियो बीसी 1:3 है तो मैं क्या कह सकता हूँ, बी डी रेशियो डीसी कितना रहेगा मेरे पास? 1:2। 1:2 क्योंकि 3 में से 1 घटा दिया तो 2 आएगा ना। ठीक है, अब मैं क्या देख रहा हूं यहां से कि भाई मेरे पास इक्विलेटरल ट्राइंगल है जिसकी एक साइड 3 यूनिट है, 1 और 2 3 यूनिट ना। तो ये भी 3 यूनिट और ये भी 3 यूनिट। ठीक है, अब भाई मेरे पास साइड निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? भाई ये कुछ नहीं है, ये सिर्फ सीवियन है। अब फर्स्ट ऑफ ऑल हम सीवियन की लेंथ कैसे निकालेंगे? तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपके दिमाग में यही क्वेश्चन आ रहा होगा कि सर ये सीवियन वाला क्या है, कॉन्सेप्ट है। तो सीवियन कुछ नहीं है, हम किसी ट्राइंगल में देखें तो किसी भी ट्राइंगल के एक वर्टिस को हम उठा लें और उस वर्टिस से हम सामने वाली भुजा पे कोई लाइन खींच दें, तो वो होती है हमारी सीबीएन। तो आपका जो दूसरा क्वेश्चन रहेगा वो ये रहेगा कि सर हम तो मीडियन भी डाल सकते हैं, इंटरनल एंगल बाइसेक्टर्स भी डाल सकते हैं, हम परपेंडिकुलर भी डाल सकते हैं, तो सभी सब सीने सीवियन ही रहती हैं क्या ये? तो मेरा जवाब रहेगा कि हाँ ये सब सीवियन ही होती हैं, अ, चाहे वो मीडियन हो। क्योंकि भाई मीडियन क्या है? मीडियन तो सिर्फ मिड पॉइंट पे जाके मिल रहा है ना। तो जहां पे ये n/m है वो 1:1 हो जाएगा मीडियन के केस में। ठीक है, तो हमारे पास यदि ट्राइंगल एबीसी दिया हुआ है तो वो क्या कर रहा है?
इसमें हमने एक C1 खींची, मान लो AD C1 खींची जिसकी लेंथ D है, और वो सामने वाली भुजा BC को n/m में डिवाइड कर रहा है। ठीक है, तो हमारे पास यहाँ से डी स्क्वायर की वैल्यू क्या रहेगी पता है? डी स्क्वायर की वैल्यू निकालने का फॉर्मूला ये होता है यहाँ पे कि B²m प्लस में C²n की वैल्यू क्या रहती है मेरे पास? ए क्या है? ये ए के सामने वाली भुजा, और D² प्लस में mn। यहाँ पे ये सीधा सीधा सा फॉर्मूला होता है जिसे बोलते हैं हम स्टेवर्ट्स थ्योरम। ठीक है, अब दूसरी बात, ये फोर आइसोसेलेस ट्रायंगल, ये फॉर्मूला थोड़ा सा अलग चेंज हो जाता है कि फोर आइसोसेलेस ट्रायंगल। ठीक है, तो आइसोसेलेस ट्रायंगल, अब भाई थोड़ा बहुत तो मैं मान के चल रहा हूँ कि थोड़ा बहुत तो इंग्लिश आती है आपको कि भाई आइसोसेलेस ट्रायंगल क्या होता है। आइसोसेलेस ट्रायंगल होता है समद्विबाहु त्रिभुज। तो मेरे पास कोई ट्रायंगल एबीसी बना लिया मैंने, जिसकी जो सेम भुजाएं हैं ना वो ए और ए हैं। ठीक है, ये डी लेंथ की मैंने C1 खींची जो बीसी को डी पर मिलती है, और बीसी को m/n में डिवाइड कर रही है। ठीक है, तो मेरे पास यहाँ से सीधा सीधा सा फॉर्मूला फॉर आइसोसेलेस ट्रायंगल ये होता है यहाँ पे कि D² = A² - mn। A² - mn, अब ये थोड़े से मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूले में से एक है ट्रायंगल्स में जब हम पढ़ते हैं। ठीक है, तो भाई ये कॉन्सेप्ट आपको अच्छे से याद रखना है। अब मैं आपसे ये पूछना चाहूंगा कि भाई हम जब इक्विलेटरल ट्रायंगल के बारे में बात कर रहे थे, तो इक्विलेटरल ट्रायंगल भाई फर्स्ट ऑफ ऑल जब हम ड्रॉ करते हैं तो भाई हमने दो भुजाओं को ड्रॉ करा। तो इसमें तो क्या करा कि जब हम समद्विबाहु त्रिभुज में देख रहे हैं कि दो भुजाएं समान होती हैं, पर इसमें तो तीनों भुजाएं समान होती हैं, तो भाई हम समद्विबाहु त्रिभुज या फिर हम समबाहु त्रिभुज बोले तो उस समबाहु त्रिभुज को हम समद्विबाहु ट्रीट नहीं कर सकते। तो आपका जवाब होना चाहिए कि यस हम ट्रीट कर सकते हैं। तो हम उसमें भी यही फॉर्मूला लगा देंगे कि हमारे पास D² क्या है, यहाँ से D² है मेरे पास 5√7 का होल स्क्वायर। ठीक है, इज इक्वल्स टू, ये मेरे पास कितना हो जाएगा यहाँ से देखो ये 3 है, मैंने वेरिएबल मान लिया कोई x, तो 3x और ये x और ये 2x। ठीक है, तो मेरे पास यहाँ से कितना हो जाएगा 9x² माइनस में mn कितना है, mn 2x²। ठीक है, तो मेरे पास यहाँ से क्या फॉर्मूला हो जाएगा, 25 × 7 = 7x²। ठीक है, तो यहाँ से 7 कट गया, मतलब 25 = x²। एक्स की वैल्यू सीधी सीधी मेरे पास 5 आ रही है। जब एक्स की वैल्यू 5 आ गई तो 3×5 = 15 मेरे पास आंसर हो गया ना, 15 सेंटीमीटर मेरे पास आंसर हो गया। ठीक है, अब भाई जब दूसरे मेथड की तरफ हम जा रहे हैं तो दूसरे मेथड को जानने से पहले मैं फर्स्ट ऑफ ऑल चित्र तो बना लेता हूँ कि भाई सबसे पहले तो हमें चित्र की जरूरत पड़ेगी। एबीसी कोई ट्रायंगल हो गया मेरे पास, और डी इज अ पॉइंट ऑन साइड बीसी सच दैट ये जो एडी है वो मेरे पास 5√7 सेंटीमीटर है। ठीक है, और ये मेरे पास BD रेशियो BC है जो मेरे पास 1:2 है, मैंने बता दिया कैसे है। ठीक है, तो ये भी 3 यूनिट और ये भी 3 यूनिट मेरे पास। ठीक है, अब भाई आपने जब इस स्टेवर्ट थ्योरम को पढ़ा होगा तो भाई टीचर्स ने ये बोला कि यार थोड़ी थ्योरम कॉम्प्लेक्स है लेकिन आपको याद करनी है, सिर्फ रटना है इस थ्योरम को। तो ठीक है, बाकी हम देखें तो इसका प्रूफ हम पता है कैसे करते हैं। इसका प्रूफ हम करते हैं कि भाई हम सामने वाली भुजा पे परपेंडिकुलर डालेंगे, फिर कोसाइन रूल वगैरह और इन परपेंडिकुलर वाइज परपेंडिकुलर खींच के, और फिर पाइथागोरस थ्योरम का यूज करके हम इस थ्योरम जिसका नाम है स्टेवर्ट थ्योरम इसको प्रूफ करते हैं। लेकिन भाई यहाँ पे प्रूफ की कोई जरूरत है नहीं, तो भाई मेरे को यहाँ पे सिर्फ यही करना है कि भाई मैं सामने वाले भुजा पर परपेंडिकुलर डालता हूँ। ठीक है, अब फर्स्ट ऑफ ऑल तो भाई ये तो भाई एक मेरे पास स्टैंडर्ड ट्रायंगल हो गया ना इक्विलेटरल ट्रायंगल। तो भाई इक्विलेटरल ट्रायंगल और आइसोसेलेस ट्रायंगल में क्या होता है कि हम जब सामने वाली भुजा पर परपेंडिकुलर डालेंगे तो भाई ये सिर्फ वो परपेंडिकुलर नहीं है, ये आइसोसेलेस ट्रायंगल और इक्विलेटरल ट्रायंगल में स्टैंडर्ड केस होता है कि यही मेरे पास इंटरनल एंगल बाइसेक्टर होगा। मतलब यही मेरे पास इंटरनल एंगल बाइसेक्टर होगा, यही मेरे पास क्या रहेगा, मीडियन रहेगी, यही यही मेरे पास है ना, यही मेरे पास परपेंडिकुलर रहेगा। तो मैं क्या कह सकता हूं, यदि ये ई पर मिल रहा है बीसी को, तो यही मेरे पास क्या है, मीडियन वगैरह सब चीज यही है मेरे पास। तो जब ये ए ई मीडियन रही तो सामने वाली भुजा को 1:1 में डिवाइड करेगा, मतलब ई मिड पॉइंट है मेरे पास, ई मिड पॉइंट है ना। तो जब ई मिड पॉइंट रहा और ये पूरा 3 यूनिट है मेरे पास बीसी, तो बीई और ईसी मेरे पास कितना हो जाएगा, 3/2 3/2 3/2 3/2। पर जब ये BD = 1 है तो ये कितना हो जाएगा फिर 1/2 यूनिट, तभी तो ये 3/2 यूनिट बनेगा। ठीक है, अब भाई मेरे पास सीधा सीधा नहीं लग सकती, AEC ट्रायंगल को देखो, ये मेरे पास 3/2 यूनिट बच गया है ना, और 3/2 यूनिट और ये 3 यूनिट, तो मैं क्या निकाल सकता हूँ, ए की वैल्यू नहीं निकाल सकता। ए की वैल्यू कितनी रहेगी मेरे पास, 9 माइनस में 9/4, तो कितना हो जाएगा मेरे पास 3√3/2 आंसर आ जाएगा मेरे पास, मतलब इसको सॉल्व करोगे तो। ठीक है, तो जब ये मेरे पास 3/3√3/2 यूनिट आ गया, तो मैं इस ट्रायंगल को यूज नहीं कर सकता अब एडी ट्रायंगल को। एडी ट्रायंगल में देखो एडी का स्क्वायर कितना रहेगा, एडी का स्क्वायर मेरे पास कितना रहेगा यहाँ से, हाँ 27/4 प्लस 1/4, तो ये मेरे पास कितना हो जाएगा 28/4।
तो यहां से एडी स्क्वायर की वैल्यू इतनी है, एडी स्क्वायर, तो एडी वैल्यू बराबर कितना आ जाएगा मेरे पास, √7। तो जब एडी √7 है, लेकिन एडी तो 5√7 दिया हुआ है ना, 5√7, तो जब √7 की वैल्यू 5√7 है, तो एक की वैल्यू 5, तो तीन की वैल्यू 15 सेंटीमीटर। ठीक है, तो भाई ये तो हो गया मेथड 1, और ये तो हो गया मेथड 2। आपको ये प्रायोरिटी देना, बाकी यदि आपको थ्योरम्स वगैरह नहीं पता और को आपको बेसिक पता है, तो भाई सबसे बेस्ट मेथड तो ये वाला है, जो दूसरा मेथड। ठीक है, मैंने करवा दिए हैं, आप आराम से देख सकते हो। दूसरा क्वेश्चन है मेरे पास, क्या है, if the number 48K2048P6 is divisible by 99, then K into P is equal to। भाई ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यहाँ पे, ठीक है, और भाई अच्छा क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, इस वजह से मैंने यहाँ पे उठाया है। ठीक है, आपका तरीका देख लेना और हमारा यहाँ पे तरीका देख लेना। ठीक है, तो भाई सबसे पहले 99 की डिविजिबिलिटी का रूल, भाई मेरे को तो नहीं पता, पर 99 को मैं ये कह सकता हूँ कि 99 क्या होता है, 9 × 11, मतलब जो नंबर 99 से डिविजिबल होगा वो 9 और 11 दोनों से डिविजिबल होना चाहिए। 9 और 11 दोनों से डिविजिबल होना चाहिए। अब 9 से डिविजिबिलिटी का रूल क्या है कि सम ऑफ डिजिट्स निकालेंगे, यदि वो 0 आ रहा है या फिर 9, या फिर 9 का कोई मल्टीपल आ रहा है, तो वो संख्या 9 से डिविजिबल रहेगी। ठीक है, मतलब मैं क्या कह सकता हूँ कि जैसे 4 और 8 12, 12 और 2 14, 14 और 4 18, और 8 26, और 6 32, 32 आ रहा है। मतलब के और पी की वैल्यू क्या क्या हो सकती है मेरे पास, के और पी की वैल्यू मेरे पास क्या क्या हो सकती है, या तो 4 हो सकती है, ठीक है, या फिर 4 के बाद क्या आ रहा है, इसमें 9 जोड़ेंगे तो 13 हो सकती है, क्योंकि तभी तो हम कह सकते हैं ना कि भाई 32 के बाद 36 है ना, 9 से डिविजिबल पहली संख्या 36 बन रही है, 36 के बाद फिर कितना आएगा, यहाँ पे 45 आएगा, 45 के बाद कितना आएगा, फिर यहाँ पे 54 आएगा, 54 के लिए के प्लस पी की वैल्यू 22। लेकिन मेरे को ये बताओ भले मनुष्यों कि भाई के और पी तो सिंगल डिजिट नंबर्स है मेरे पास, तो जब सिंगल डिजिट नंबर्स हैं तो के की मैक्सिमम वैल्यू 9 पॉसिबल है, और पी की मैक्सिमम वैल्यू 9 पॉसिबल है, तो भाई ये तो 9 + 9 18 आ रहा है, तो 22 कैसे आ गया। मतलब इनकी दो ही वैल्यू पॉसिबल है, के प्लस में पी कितना हो सकता है मेरे पास, 4 और 13। ठीक, अब भाई 11 से डिविजिबिलिटी का रूल कितना होता है, 11 से डिविजिबिलिटी का रूल होता है सम ऑफ ऑड प्लेसेस और सम ऑफ इवन नंबर प्लेसेस, मतलब जो इवन डिजिट पे जो, सॉरी इवन प्लेस पे जो डिजिट्स आ रहे हैं, और ऑड प्लेसेस पे जो डिजिट्स आ रहे हैं, उनका हम डिफरेंस लेंगे, तो वो डिफरेंस या तो 0 होना चाहिए, या फिर 11 का कोई मल्टीपल होना चाहिए। तो ठीक है, देखते हैं, 6 और 8 14, 14 और 0 14 ही हो गया, 14 प्लस में के और 18 प्लस में के। ठीक है, तो 18 प्लस में के तो यहां से आ गया मेरे पास, है ना। दूसरा देखते हैं, P+4, P+6 और P+14। ठीक है, तो ये आ रहा है मेरे पास P+14। तो भाई मतलब इनका डिफरेंस या तो मेरे पास 0 होना चाहिए, या फिर 11 का कोई मल्टीपल होना चाहिए। 11 और 22, 22 वगैरह तो हो ही नहीं सकता, तो आप इतना ज्यादा तो जाना भी मन। ठीक है, क्योंकि के और पी दोनों सिंगल डिजिट नंबर्स हैं, तो भाई 22 कैसे हो सकता है। ठीक है, अब भाई मेरे पास इन दोनों का डिफरेंस क्या होना चाहिए, या तो 0 होना चाहिए, या फिर 11 का कोई मल्टीपल होना चाहिए। ठीक है, अब भाई आप ढंग से देखना, मेरे को इनको डिफरेंस का कोई जरूरत नहीं है, आपको थोड़ा ऑब्जर्वेशन पावर लगाना है। ठीक है, मेरे पास 14 और 4 18, यहाँ पे ये +4 ज्यादा हो गया। ठीक है, +4 ज्यादा हो गया। अब भाई ऑब्वियस सी बात है कि यदि मैं इनके डिफरेंस को 0 बनाना चाहता हूं, मैं इनके डिफरेंस को 0 बनाना चाहता हूं, तो मैं जो भी के की वैल्यू लूंगा, जो भी मैं के की वैल्यू लूंगा उससे 4 ज्यादा यदि मैं पी की वैल्यू ले दूं, तो दोनों का डिफरेंस 0 हो जाएगा। मतलब मैं क्या कह रहा हूं कि यदि के से 4 ज्यादा ले लूं मैं पी को, के से 4 ज्यादा ले लूं मैं पी को, तो वो डिफरेंस 0 हो जाएगा ना। अब मान लो सपोज करो कि आपने के की वैल्यू ले ली, जैसे मान लो के की वैल्यू 5 ले ली आपने, और पी की वैल्यू 9 ले ली आपने। ठीक है, तो दोनों का डिफरेंस 18 5 23, 14 9 23। ठीक है, मतलब एक तो पॉसिबल वैल्यू हमारे पास ये हो सकती है। दूसरा मेरे पास पॉसिबल तरीका क्या हो सकता है कि इनके डिफरेंस को यदि मैं 11 बनाना चाहूं, तो 11 बनाने के लिए मेरे को क्या करना पड़ेगा, भाई पहले ही 4 का डिफरेंस आ रहा है यहाँ पे, पहले ही 4 का डिफरेंस आ रहा है, 18 + 4 22। तो मान लो जब मेरे को इनका डिफरेंस 11 बनाना है, तो मैं इसको 7 ज्यादा ले लूं, तो मैं क्या कह सकता हूं, या तो पी के से 4 ज्यादा हो, या फिर जो के है वो पी से 7 ज्यादा हो, पी से 7 ज्यादा हो के की वैल्यू। तो मेरे पास दो ही तो कंडीशन पॉसिबल है यहाँ पे, जब भी तो मेरे पास डिफरेंस 0 या फिर 11 आएगा। ठीक है, ठीक है, अब यहाँ पे ये देखो कि के का वैल्यू पी से 4 लेस है, के का वैल्यू पी से 4 लेस है, मतलब पी की वैल्यू 4 आ जाएगी। यदि मैं के प्लस में पी को यहां से 4 मानूं, 4 की तरह ट्रीट करूं, तो इस कंडीशन के हिसाब से देखूं तो पी बराबर 0, सॉरी पी बराबर 4 और के बराबर 0, इस कंडीशन के हिसाब से देखूं तो भाई जब मैं पी बराबर 4 और के बराबर 0 लिख पा रहा हूं, तो के इंटू पी कितना हो गया मेरे पास, 0 हो गया। अब आपका जवाब क्या, आपका सवाल क्या होना चाहिए कि सर हमारे पास और भी तो वैल्यूज हैं,
तो भाई और वैल्यूज पे हम बैठे तो हैं आपको बताने के लिए, ठीक है। अब सपोज करो कि मैंने के प्लस में पी को 13 लिया, 13 की तरह ट्रीट करा, है ना। तो और पी को मेरे को के से 4 ज्यादा रखना है, पी को के से 4 ज्यादा रखना है, ठीक है। तो मान लो यदि मैंने पी को के से 4 ज्यादा रखा तो पी की वैल्यू कितनी हो जाएगी मेरे पास, 9 हो जाएगी। सॉरी, यहां से पी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 8.5 हो जाएगी। और इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी मेरे पास, 12.5 हो जाएगी। सॉरी, 4.5 हो जाएगी, 4.5, 4.5, 4.5, ठीक है। के की वैल्यू 4.5 और पी की वैल्यू 8.5, तो भाई किसी भी तरह से पॉसिबल है क्या ये, इसकी वैल्यू ऐसा है, किसी भी तरह से पॉसिबल है कि भाई इनकी वैल्यू डेसिमल में आ जाए, भाई डेसिमल में तो आ ही नहीं सकता, तो हमारे पास ये वैल्यूज पॉसिबल नहीं है, ठीक है। अब आप ये कहोगे कि सर हम दूसरा केस लेके चलें, तो भाई पी है जो के से 7 लेस है। तो भाई फर्स्ट ऑफ ऑल जब हम के प्लस में पी को इस केस में यदि 4 मानेंगे, तो भाई के पी से 7 ज्यादा कैसे हो सकता है, मतलब पी की वैल्यू हमने माइनस में ली है, पी की वैल्यू हम क्या माइनस में लेने वाले हैं क्या, तभी तो आएगा 7 माइनस में 3 इज इक्वल टू 4, तो भाई ऐसा तो पॉसिबल है ही नहीं। माइनस में कैसे ले सकते हैं हम पी की वैल्यू को, तो हम यहाँ पे ये केस भी कंसीडर नहीं कर सकते। अब मान लो हमने के प्लस में पी को 13 माना, इस केस में 13 माना, तो हमारे पास क्या वैल्यूज रहेंगी कि पी की वैल्यू है जो के से 7 लेस है, मतलब के की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 10 आ जाएगी। और पी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 3 आ जाएगी। पर के तो सिंगल डिजिट नंबर है ना, के तो सिंगल डिजिट नंबर है, तो ये 10 कैसे हो गया, मतलब ये भी वैल्यू हमारे पास पॉसिबल नहीं है। तो हमारे पास सिर्फ ए की वैल्यू पॉसिबल थी, पी और 4 पे, के और 0, ठीक है। नहीं समझ में आया तो वीडियो को रिपीट करके देख लेना, समझ में आ जाएगा, ठीक है। अब दूसरा क्वेश्चन भी मैं आपको समझाने के लिए लाया हूं कि इस कॉन्सेप्ट में मैंने क्या लगाया था। इफ ए नंबर 54K31M82 इज डिविजिबल बाय 11, व्हाट विल बी द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ के प्लस में एम। अब के प्लस में एम की मैक्सिमम वैल्यू चाहिए मेरे को, ठीक है। हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स के लिए कोई प्रॉब्लम होगी नहीं भाई, आज तो दोनों लैंग्वेजेस में लाया हूँ, ठीक है। तो भाई 11 का डिविजिबिलिटी रूल अभी पढ़ के आए हैं, देखो निकालो। 2 प्लस में एम और 5 प्लस में एम और 9 प्लस में एम, 9 प्लस में एम तो ये हो गया मेरे पास, ठीक है। और ये कितना हो जाएगा, 8 प्लस में एक 9, 9 और ठीक है, मतलब 2 और एम और 5 और 9, 9 प्लस एम, ठीक है। तो 8 और 9, 9 प्लस में के और 14 प्लस में के, ठीक है, तो 14 प्लस में के, ओके। अब भाई मेरे को इनका डिफरेंस या तो 0 बनाना पड़ेगा या फिर 11 का कोई मल्टीपल बनाना पड़ेगा। अब भाई 11 ही बन सकता है, 22 तो कैसे बनेगा भाई, डिफरेंस हमको 22 चाहिए, तो इसके लिए के और एम की वैल्यूज या तो बहुत बड़ी होंगी, जो कि सिंगल डिजिट नंबर नहीं होंगे, obvious सी बात है, ठीक है। अब बताओ क्या करना चाहिए हमें, क्या करना चाहिए। भाई देखो ये 9 इससे 5 पहले ही कम है, ठीक है। तो मतलब मेरे को इनका डिफरेंस ज्यादा बनाना है, मेरे को इनका डिफरेंस यदि 0 बनाना है, तो भाई मैं क्या कर सकता हूँ कि जो भी मैं के की वैल्यू लूंगा उससे मैं एम को 5 ज्यादा ले लूं, मतलब एम की वैल्यू है जो के से या तो 5 ज्यादा हो जाए, तब मेरे पास डिफरेंस 0 बन जाएगा। डिफरेंस 0 बन जाएगा ना। मान लो सपोज करो कि मैंने के की वैल्यू को ही 0 ले लिया, मैंने के की वैल्यू को ही 0 ले लिया और एम की वैल्यू को मैंने 5 ले लिया, तो 9 और 5 14 और 9 और 5 14 प्लस 0 14, तो मतलब ये 0 हो जाएगा डिफरेंस। या फिर यदि मैं 11 बनाऊंगा इनके डिफरेंस को, तो ये पहले ही 5 ज्यादा है और मैं इसमें 6 ज्यादा और कर देता हूं, तो मतलब यदि मैं एम की वैल्यू को 0 ले लेता हूं और के की वैल्यू को मैं यदि 6 ले लेता हूं, ठीक है, तो मेरे पास क्या होना चाहिए कि या तो मैं एम को 5 ज्यादा ले लूं के से, या फिर मैं के को एम से 6 ज्यादा ले लूं। तो मेरे पास दोनों वैल्यूज पॉसिबल हो जाएंगी कि मतलब या तो एम की वैल्यू क्या, या तो डिफरेंस 0 होना चाहिए या फिर 11 का मल्टीपल होना चाहिए। तो भाई इस केस में 0 बन रहा है डिफरेंस, इस केस में कोई 11 का मल्टीपल, मतलब 11 ही बन रहा है, ठीक है। अब भाई मेरे को अलग अलग केसेस में वैल्यू निकालनी पड़ेगी इनकी। यदि मैं एम को 5 ज्यादा लेके चलता हूं, इससे एम को यदि मैं 5 ज्यादा लेके चलता हूं के से, और हमको मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है, के प्लस में एम का एक मान तो हो गया 11 है, लेकिन 11 वैल्यू मैक्सिमम नहीं है, यहाँ पे हमको चेक करना पड़ेगा, ठीक है। तो के और एम, अब इसमें 5 का डिफरेंस रखना है, तो मैं क्या कह सकता हूँ, इसको यदि मैं 9 ले लूं मैक्सिमम वैल्यू एम को, तो के को मेरे को 4 लेना पड़ेगा, भाई डिफरेंस 0 आ रहा है देख लो, 9 और 9 18 और 14 4 18, मतलब एक तो ये हो गया मेरे पास, 9 और प्लस 4 13, ठीक है। दूसरे केस में मेरे को क्या लेना है कि प्लस 6 लेना है ना, इससे एम से प्लस 6 लेना है के को, तो के की मैक्सिमम वैल्यू 9 है और इसकी वैल्यू मेरे पास कितनी आ जाएगी, फिर यहाँ से 3 आ जाएगी, तो इस केस में मेरे पास कितनी वैल्यू आई, के प्लस में एम की 12, तो मैं कह सकता हूँ ना कि भाई मैक्सिमम वैल्यू तो सिर्फ 13 ही है। तो 13 इज द फाइनल आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, ठीक है। ठीक है, आई होप अब तो समझ में आ गया होगा, है ना। अब मेरे पास क्या है, एक क्वेश्चन लाया हूं मैं जो कि मिड पॉइंट थ्योरम बेस्ड है। भाई देखो ये हम कह सकते हैं कि भाई मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरम है, यदि कभी एग्जाम में पूछी जाए ना, तो भाई इसको भी एकदम याद करके रखो।
ठीक है। और इसका यूज कब करते हैं, इनकी एप्लीकेशंस क्या है, मैंने अपने चैनल पे ये अपलोड कर रखी है, इजी मेथड पे आप जाके देख सकते हो, इजी मेथड मिड पॉइंट थ्योरम, अभी कुछ दिन पहले ही डाली है, ठीक है, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। इन ट्राइंगल एबीसी डी इज द मिड पॉइंट ऑन साइड बीसी। अब भाई मैं इसमें भी दो तरीके से जाना चाहूंगा, मेथड वन तो ये है और मेथड टू ये है मेरे पास, ठीक है। तो मेथड वन लगाते हैं हम पहले यहाँ पे, कि मेरे पास कोई ट्राइंगल एबीसी है, एबीसी है जिसमें जो एसी का मिड पॉइंट है वो डी है, और ई कोई पॉइंट है साइड ए बी पे, सच दैट जो ईसी है ना वो बाइसेक्ट कर रहा है बीडी को एफ पे। बाइसेक्ट मतलब बी एफ रेशियो एफ डी कितना हो जाएगा मेरे पास, 1:1, है ना। और ये जब बीडी, सॉरी डी मेरे पास मीडियन है, सॉरी डी मेरे पास मिड पॉइंट है, तो ये 1:1 में ही है, ठीक है, एडी रेशियो डी सी। अब फर्स्ट ऑफ ऑल मेरे को करना क्या है भाई, मिड पॉइंट थ्योरम से मेरे को पता है कि ये 1:1 है, तो मान लो मैंने यहाँ पे 1 kg रखा, तो मेरे को यहाँ पे 1 kg रखना पड़ेगा, दोनों को बराबर करने के लिए, बैलेंस करने के लिए, तो मैं बीच में कितना रखूंगा, 2 kg, बैलेंस हो जाएगा, है ना। भाई आपको देखो मिड पॉइंट थ्योरम अपने आप में एक आधे घंटे का बड़ा टॉपिक है, तो यहाँ पे नहीं समझा सकता प्लीज, है ना। अब यहाँ पे मैंने 2 kg रखा, तो ये यदि 1:1 है तो मेरे को यहाँ पे भी 2 kg रखना पड़ेगा, ठीक है। अब ये 2 kg और ये 1 kg, तो मेरे को जस्ट रेशियो पलटना होता है ना, तो ये 2 हो जाएगा और ये यहाँ पे 1 आ जाएगा, तो 2:1, और 2 की वैल्यू कितनी दी हुई है मेरे को, 30 दी हुई है ना, 30 सेंटीमीटर, तो 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी मेरे पास, 15 सेंटीमीटर, तो 15 सेंटीमीटर इज द फाइनल आंसर। 15 सेंटीमीटर इज द फाइनल आंसर, यदि मिड पॉइंट थ्योरम आपको आती है तो। ये तो हो गया सीधा इससे, है ना। अब दूसरी बात, मैंने सिर्फ ये बोला था कि भाई आप सिमिलैरिटी से भी क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हो, लेकिन सिमिलैरिटी में थोड़ा बहुत टाइम लगेगा और आपको कॉम्प्लिकेशंस फील हो सकते हैं उस चीज में, ठीक है। तो भाई हम सिमिलैरिटी से भी देख सकते हैं इस क्वेश्चन को। मैं पहले चित्र तो बनाऊं कि मान लो मेरे पास एबीसी कोई ट्रायंगल हो गया, और एबीसी ट्रायंगल में मेरे पास क्या हो गया यहां से। भाई देखो मैं थोड़ा थोड़ा सा आपको डिटेलिंग में नहीं बता रहा हूँ यहाँ पे, है ना। डी मेरा पॉइंट है और ई साइड ए बी पे कोई पॉइंट है सच दैट जो बीडी को बाइसेक्ट करेगा ईसी पॉइंट एफ पे, है ना। ये 1:1 रहेगा, है ना। और ये मेरे पास 1:1 है। अब भाई जब भी सिमिलैरिटी आपने पढ़ी होगी, तो सिमिलैरिटी में एक चीज पढ़ी होगी आपने कि या तो हमारे पास कोई सिमिलर लाइन हो, या फिर हमारे पास कोई सिमिलर जो है सिमिलैरिटी के लिए कोई ट्रायंगल दिया हुआ हो सिमिलर, तो हम जब भी सिमिलैरिटी प्रूव कर सकते हैं। लेकिन भाई सिमिलैरिटी की बेसिक चीज क्या है कि हमारे पास कोई सिमिलर लाइन होनी चाहिए। तो अब हम सिमिलर लाइन किसके पैरेलल खींचे, सिमिलर बनाने के लिए किसके पैरेलल खींचे लाइन, लाइन को किसके पैरेलल खींचे हम, ठीक है। तो भाई आपका जवाब ये होना चाहिए कि जब ये 1:1 दिया हुआ है और ये 1:1 दिया हुआ है, तो भाई ये दो रेशियो तो मेरे पास काम आने चाहिए, दोनों रेशियो मेरे पास काम आने चाहिए ना। तो भाई मैं क्या करता हूं कि मैंने इसके ही पैरेलल एक लाइन खींच दी, ईसी के पैरेलल मैंने कोई लाइन खींच दी डीजी, डीजी लाइन खींच दी मैंने ईसी के पैरेलल। अब देख लो ये रेशियो भी काम आ जाएगा, ये इस वाले ट्रायंगल को हम यूज कर लेंगे एक बार, एबीजी ट्रायंगल को, और एक बार हम एईसी ट्रायंगल को यूज कर लेंगे। तो जब ये 1:1 है तो ये भी 1:1 है मेरे पास। एईसी ट्रायंगल में देखो एईसी, है ना। और एक बार मैं कौन सा ट्रायंगल यूज कर रहा हूं, एक बार मैं ये यूज कर रहा हूं बीडीजी, बीडीजी यूज करूंगा तो ये इसके पैरेलल है, तो 1:1 है, तो ये भी मेरे पास 1:1 ही रहेगा ना, ये 1:1। अब ये 2 है मेरे पास, ए टू की वैल्यू यदि मेरे पास 30 है, तो 1 की वैल्यू मेरे पास कितनी आ जाएगी, 15 सेंटीमीटर ही तो आएगी। तो सिमिलैरिटी से ये सॉल्व हो गया, और मिड पॉइंट थ्योरम से ये सॉल्व हो गया, ठीक है। मैंने दोनों तरीके बता दिए, आप जब आप देख सकते हो, ठीक है। अच्छा ये भाई थोड़ा सा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मान सकते हो इसको, कई बार ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो भाई आपको पता रहना चाहिए कि हम क्या करने वाले हैं क्या नहीं करने वाले हैं, ठीक है। तो मैं सारी चीजें लिख के लाया हूँ, आपको स्लाइड में मैं दिखाना चाहूंगा यहाँ पे, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं यहाँ पे आपको कुछ चीजें बता रहा हूँ जो आप ढंग से देखना है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, है ना। देखो मान लो मेरे पास ये क्वेश्चन दिया हुआ है यहाँ पे कि भाई ए सम ऑफ 3125 अमाउंट्स टू रुपीज 3515.20 इन 3 years एट x% पर एनम इंटरेस्ट बीइंग कंपाउंडेड ईयरली, व्हाट विल बी द सिंपल इंटरेस्ट ऑन द सेम सम एंड फॉर द सेम टाइम एट x+2% पर एनम, ठीक है। तो भाई मैं क्या कह सकता हूं, मैं देख क्या पा रहा हूं यहाँ पे कि भाई या तो हम रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालेंगे, तो कैसे निकालेंगे कि भाई ये यहाँ पे कितना अमाउंट हुआ है, ये 3515.20, तो कितने का इंटरेस्ट मिला, यहाँ पे यदि 25 होता तो 400, यानी कि 390 हो गया, 390.20 का। अब 390.20 को हमको जब वो मिला इंटरेस्ट, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट कैसे निकालेंगे, 3125 अपॉन इंटू 100, यही तो करने वाले हैं हम, यही तो करने वाले हैं। और यदि मैं इसको सॉल्व भी करने बैठू, यदि मैंने इसको सॉल्व भी कर दिया, ठीक है, मान लो मैंने इसको सॉल्व भी कर दिया,
तो भाई आप क्या देखोगे कि पॉइंट में संख्याएं जाने वाली हैं, पॉइंट में संख्याएं जाने वाली हैं, ठीक है। तो भाई आपको ये तरीका नहीं अपनाना होता है इन क्वेश्चंस में, क्योंकि भाई हम यदि देखें तो हम क्या कर रहे हैं, हम कंपाउंड इंटरेस्ट के लिए निकाल रहे हैं। यदि सिंपल इंटरेस्ट के लिए निकालना होता तो हम इस वैल्यू को सॉल्व करना भी हम समझते कि हाँ भाई ठीक है, एक बार सॉल्व करना ही पड़ेगा, कर ही लेते हैं, क्योंकि इसको यदि हम 3 ईयर्स के लिए ब्याज था ना, तो 3 से भाग करके हमारे पास रेट ऑफ इंटरेस्ट आ जाता। लेकिन भाई कंपाउंडिंग है, कंपाउंड का मतलब ब्याज पे ब्याज दिया है हमने, ठीक है। तो इसके लिए आपको ये मेथड अपनाना है जो अब मैं स्लाइड पे बताने वाला हूं आपको, ठीक है। तो देखो, मेरे पास, मैं सबसे इजी एग्जांपल लेके चल रहा हूं। मेरे पास प्रिंसिपल है 1000 और मेरे पास रेट ऑफ इंटरेस्ट है 10%, ठीक है। तो मेरे पास जो फर्स्ट ईयर में जो अमाउंट रहेगा, फर्स्ट ईयर के बाद मेरे पास अमाउंट कितना हो जाएगा, 1100, क्योंकि 100 का मेरे को इंटरेस्ट मिल गया। 1000 का 10% 100, तो यानी कि अमाउंट आफ्टर 1 ईयर ये हो गया मेरे पास, ठीक है। अब भाई जो दूसरे ईयर के लिए जो प्रिंसिपल है वो फर्स्ट ईयर का अमाउंट ही तो होगा। अब फर्स्ट ईयर में अमाउंट 1100 है, तो जो ही हमारे पास क्या रहेगा, सेकंड ईयर का प्रिंसिपल। तो सेकंड ईयर का प्रिंसिपल जब हमने करा तो सेकंड ईयर का अमाउंट कितना आ गया मेरे पास, 1210, क्योंकि इसके ब्याज कितना मिल जाएगा, 110 का। 1100 का 10% 110, ठीक है। अब ये जो सेकंड ईयर का अमाउंट है वो थर्ड ईयर के प्रिंसिपल का काम करेगा, तो अमाउंट कितना हो जाएगा थर्ड ईयर के बाद मेरे पास 1331, क्योंकि इसका 10% कितना होएगा 121, तो अमाउंट कितना हो जाएगा 1331, एंड सो फोर। यदि हम इसको भी 10% पे वो करेंगे, क्योंकि यदि ये हमारे पास अमाउंट 3 ईयर्स का है, तो यही मेरे पास प्रिंसिपल है चौथे ईयर का। तो चौथे ईयर का हम लगाएंगे तो मेरे पास कुछ 1446.1 के आसपास आएगा। तो वो हमको देखना नहीं है, मैं इतने में आपको समझा दूंगा ये जब, ठीक है। तो मैं यहां से क्या देख रहा हूं, मैं यहां से देख पा रहा हूं कि फर्स्ट ईयर में जो प्रिंसिपल था वो 1000 था, है ना। और उस पे क्या लगा, 1.1 टाइम्स हो गया ये जो अमाउंट है, 1.1 टाइम्स हो गया 1100, क्योंकि 10% को हम क्या लिखते हैं, 1/10। यदि प्रिंसिपल मेरे पास 10 है तो उस पे एक का इंटरेस्ट मिलके वो कितना हो जाएगा, 11/10 हो जाएगा अमाउंट, 11/10 हो जाएगा। और इस 11/10 को हम क्या बोलते हैं, एमएफ। एमएफ मतलब मल्टीप्लाइंग फैक्टर, मल्टीप्लाइंग फैक्टर से मल्टीप्लाई करते जाओ कि यहाँ पे 1.1 टाइम्स हुआ, तो ये सेकंड ईयर में भी 1.1 टाइम्स हो जाएगा और थर्ड ईयर का भी 1.1 टाइम्स हो जाएगा। अब आपको यहां तक तो चीजें समझ में आने लग गई होंगी कि भाई ये जो मल्टीप्लाइंग फैक्टर वाला कॉन्सेप्ट है ये ऐसे यूज होता है। लेकिन अब देखो, यदि मैं यहां से फर्स्ट ईयर से सीधा मैं यदि यहाँ पे जाऊं थर्ड सेकेंड ईयर पे, तो वो कितना हुआ मेरे पास, वो मेरे पास 1.21 टाइम्स हुआ। 1.21 टाइम्स हुआ ना, देख लो, 1000 और 1210, 1.21 टाइम्स। मतलब ये क्या है, ये मेरे पास और कुछ नहीं है, ये 1.1 स्क्वायर है। मतलब मल्टीप्लाइंग फैक्टर का मेरे को स्क्वायर करना पड़ा। मतलब जितने भी ईयर्स का मेरे को चाहिए, जैसे मान लो प्रिंसिपल है मेरे पास, तो प्रिंसिपल का, अब मान लो मेरे पास रेट ऑफ इंटरेस्ट है 8%, है ना। तो 8% का मल्टीप्लाइंग फैक्टर कितना रहेगा, 8% मतलब 2/25, तो मल्टीप्लाइंग फैक्टर कितना हो जाएगा मेरे पास, 27/25। अब वो अमाउंट चाहे कितने भी ईयर्स के बाद पूछ ले, मान लो वो 10 ईयर्स के बाद पूछ रहा है, तो 10 ईयर्स के लिए हमको 27/25 की पावर 10 करनी पड़ेगी, इतना मेरे पास अमाउंट रहेगा 10 ईयर्स के बाद, ठीक है। अब सिमिलरली मेरे पास यदि 3 ईयर्स का जाना चाहूं तो 3 ईयर्स का कितना रहेगा मेरे पास, यहां से यदि हम देखें तो 1.331 टाइम्स, मतलब मल्टीप्लाइंग फैक्टर का क्यूब टाइम्स। मल्टीप्लाइंग फैक्टर 1.1 था ना, 1.1 का क्यूब टाइम्स हो गया ये, ठीक है। अब यहाँ पे यदि मेरे को रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालना पड़े, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट मैं यहाँ तो सीधी सीधी निकाल पाऊंगा, क्योंकि 1000 से 331 का ब्याज मिल गया, तो मतलब 33.1% का ब्याज मिल गया टोटल। तो हम यहां से तो देख पाएंगे कि भाई 3 ईयर्स में मेरे को पता है कि सीधी सीधी वैल्यू 10% होती है, कि 3 ईयर्स का सीधा सीधा हमने कंपाउंड कर दिया, 10% आंसर आ गया, ठीक है। लेकिन भाई अब मैं मान लो ये लेके चलता है इसको कि भाई मेरे पास 8% की दर होती है, यहाँ पे 8% की दर, तो भाई 8% में कंपाउंड करोगे ना, तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी, 8 या 24 प्लस फिर 64 + 64 + 64 यानी कि ये कितना हो जाएगा 1.92, तो यानी कि 25.92 प्लस जो मेरे पास कितना होएगा 8 × 8 × 8 अपॉन में 10,000, यानी कि 0.0512, तो मतलब ये मेरे पास कितना बनेगा 24 प्लस 1.92 प्लस ये मेरे पास कितना बनेगा 0.0512, ठीक है। तो अब 24 और 1 25, और इसको जोड़ेंगे तो मतलब ये समथिंग समथिंग मेरे पास संख्या है 25% से थोड़ा ऊपर आएगी। लेकिन भाई मैं एग्जैक्टली नहीं बता सकता कि ये हमने 8% का ही कंपाउंड कराएगा, 8% का ही कंपाउंड कराएगा। तो मेरे पास क्वेश्चंस किस तरीके से आने वाले हैं कि मान लो मेरे पास कोई प्रिंसिपल था और वो 3 ईयर्स में इतना हो गया, 3 ईयर्स में वो इतना हो गया, तो मेरे पास 3 ईयर्स के बाद अमाउंट कितना है, 1331 है ना। तो 1331 को रखो ऊपर और 1000 को रखो नीचे, 1000 को रखो नीचे। तो इसमें मेरे को क्या करना पड़ेगा, इसको जितने ईयर्स का बोल रहा है, मतलब अब यहाँ पे 3 ईयर्स का दे रखा है, तो 3 ईयर्स के लिए यहाँ पे क्यू रूट निकाल दो इसका, तो क्यू रूट निकालोगे ना, तो ये 11/10 आया।
अब 11/10 क्या है, ये मेरे पास मल्टीप्लाइंग फैक्टर है, ये रेट ऑफ इंटरेस्ट नहीं है, ये मल्टीप्लाइंग फैक्टर है। तो मल्टीप्लाइंग फैक्टर जब आ गया तो हम रेट ऑफ इंटरेस्ट नहीं निकाल सकते कि हमारे पास 10 से 11 हुआ है, तो 10 से 11 मतलब 1/10, 1/10 मतलब 10% मेरे पास सीधा सीधा आ रहा है। अब कई क्वेश्चन में मेरे को क्या देता है कि मान लो हमसे कह दिया कि कोई प्रिंसिपल है, मेरे को प्रिंसिपल नहीं दिया हुआ, वो एक ईयर बाद 1100 हो गया, एक ईयर बाद 1100 हो गया, और 4 ईयर्स बाद वो हो गया मान लो 1400, 46.41 होता है ना, 46.41, तो मान लो वो हो गया 1464.1 हो गया मेरे पास, ठीक है। वो फर्स्ट ईयर के बाद इतना हो गया, और फोर्थ ईयर के बाद इतना हो गया, तो मेरे से रेट ऑफ इंटरेस्ट पूछ रहा है वो। तो भाई फर्स्ट और फोर में 3 ईयर्स का ही तो गैप है, 3 ईयर्स का ही तो गैप है ना मेरे पास। तो अब लगा दो यहाँ पे, देखो यहाँ पे क्या लगाओगे, 1464.1 को ऊपर लिखो और 1100 को नीचे लिखो, और इसका क्यूब रूट टाइम्स निकाल दो, क्योंकि 3 ईयर्स का ही गैप है ना। जितने भी ईयर्स का गैप रहेगा उतने ही मेरे पास क्या लेना पड़ेगा, उतने ही टाइम्स हमको रूट निकालना पड़ेगा उसका, ठीक है। तो मेरे पास यहाँ से देखो ये जीरो नीचे आ जाएगा, अब इसको काट के लिखेंगे तो मेरे पास कितना आएगा, यहाँ पे देखो 14, 6 4 1 है ना, ये मैंने अप्रोक्सीमेट लिया है, तो भाई यहाँ पे अब इसको 11 से काटेंगे, 6 और 1 7 और 1 8, तो यहाँ से 11 से कट जाएगा, और यहाँ से ये भी 11 से कट जाएगा, देखो 11 से काटते हैं, 11 कम 11, 11 थी 33, और 11 थी 33, और 11 कम 11 अपॉन में 1000, तो ये मेरे पास कितना आ जाएगा, 1331/1000, 11/10 ही पर, और 11/10 मल्टीप्लाइंग फैक्टर है, ठीक है। ठीक है ना, अब समझ में आ गया होगा। तो मैं यहां से अब सीधा सीधा लिखूंगा, देखो अमाउंट्स टू कितना, 35 15.20 इन 3 ईयर्स, तो 3 ईयर्स में है मतलब अब तीन, मतलब क्यूब रूट निकालना पड़ेगा मेरे को, तो 35 15.20 अपॉन में 31 25, और थोड़ा बहुत आपको क्यूब रूट्स की जानकारी होनी चाहिए कि भाई कितने का क्यूब कितना रहता है, एटलीस्ट 25 तक तो क्यूब याद कर लो यार, 20 तक याद कर लो उतना बहुत है, लेकिन कुछ कुछ स्टैंडर्ड्स होते हैं, जैसे कि 25 का क्यूब 15 625 वगैरह वगैरह, ये याद रखना, ठीक है। अब मैं पॉइंट हटाऊंगा, तो नीचे मेरे को 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब मेरे को कोई तरीका नहीं दिखता, मेरे को सिर्फ एक तरीका दिखता है कि यदि लास्ट में 20 आ रहा हो, यहाँ पे 100 है, तो मैं 20 से तो काट ही सकता हूँ इसको। तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, मैं इसको सिंपलीफाइड फॉर्म में लिखूंगा, तो यहाँ से 3, 20 से काटो, 20 से कम 20, 15 बच गया, 20 20 7 140, 11 बच गया, 11 5, 20 5 100, 15 बच गया, ठीक है। और 20 7 140, 12 बच गया, और 20 6 120, 17 576 अपॉन में 15 625 बनेगा ये, क्योंकि 31 25 इंटू 5 बन रहा है, 31 25 इंटू 5 15 625, तो इसको सॉल्व करेंगे तो ये, अब 25 है ये, तो ऑब्वियस सी बात है कि 26 रहा होगा, तो ये 26/25, अभी 26/25 क्या है मेरे पास, मल्टीप्लाइंग फैक्टर है। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना आ जाएगा, 1/25, यानी कि 4%, 4%। तो क्या आप अज्यूम कर सकते थे इस चीज को कि भाई 31 25 से अमाउंट इतना हुआ है, तो इतना मेरे को इंटरेस्ट मिल गया, तो ये 10% से थोड़ा थोड़ा ऊपर है, क्योंकि 312.5 होता है 10%, ठीक है। तो भाई 12% निकालते, फिर आप कैसे कैसे निकालते, इससे बढ़िया सब ये टॉपिक है ना भाई, ऐसे ही हो जाएगा ना सीधा सीधा। तो 4% की जब रेट ऑफ इंटरेस्ट आ गई, तो हमको क्या चाहिए, यहाँ पे x+2 यानी कि 6% पे कितना ब्याज हो जाएगा, 2 ईयर्स का निकालना है, 1 ईयर्स का है, सेम सम फॉर द सेम टाइम। अच्छा 6 या 18%, तो 6 या 18% तो हो जाएगा मेरे पास, 31 25 का 18%, मतलब 9 का मल्टीपल चेक कर लो सीधा सीधा, 9 का मल्टीपल, है ना, 9 का मल्टीपल यदि ना मिले तो फिर आपको सॉल्व भी करना पड़ेगा, 31 25 का 18%, तो यहाँ पे 312.5 तो है ही, 8% कितना होता है, 8% कितना होता है, 2/5, सॉरी, हाँ 2/5 ही होता है ना, सॉरी 2/25, ठीक है। तो 25 करेंगे तो 625, यानी कि 125 ही हो गया, 125 इंटू 2, यानी कि 250 हो जाएगा, और 250 और 312 कितना हो जाएगा, 300, 200 और 500, 562.5, फाइनल आंसर ये, ठीक है। अब ये कॉन्सेप्ट आपको याद रखना है, मल्टीप्लाइंग फैक्टर वाला कॉन्सेप्ट भी थोड़ा याद रखना, ठीक है। क्योंकि हम देखें तो मल्टीप्लाइंग फैक्टर, मान लो मैंने इसको एक्स मान लिया, तो 2 ईयर्स का अमाउंट कितना रहेगा, फिर x² टाइम्स रहेगा, और 3 ईयर्स का अमाउंट कितना रहेगा मेरे पास, x² टाइम्स रहेगा, x² टाइम्स रहेगा, ठीक है। ये आप मेरे को यदि कमेंट बॉक्स में बता सकते हो तो भाई कमेंट कर सकते हो इस चीज को, है ना। बाकी यदि मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूँ कि यहाँ पे 2 ईयर्स का अमाउंट दिया है और 3 ईयर्स का अमाउंट दिया है, कितने ईयर्स का गैप है, 1 ईयर्स का गैप है, तो एक टाइम ही रूट निकालना है, मतलब पावर वन ही करनी है हमको, पावर वन ही करनी है, पावर 1/2 1/3 ऐसा कुछ नहीं करना, पावर वन ही करनी है। तो इसको सॉल्व करोगे तो सॉल्व करने पे इसको, देखो पहले इसको 29 1600 है ना, और 31 49 28 है, तो भाई आपकी अंडरस्टैंडिंग बढ़ाने के लिए पहले मैं क्या कर रहा हूँ, देखो यहाँ पे 4 से कटेगा और ये भी 4 से कट रहा है, ठीक है। अब भाई 4 से तो कट ही रहा है,
मान लो मैं और किसी से देखना चाहता हूँ, तो भाई इसको जैसे 4 से कट रहा है तो 8 से देख लो इसको, फिर इसको 16 से देख लो। 16 के लिए क्या करना है, लास्ट के 4 डिजिट्स होने चाहिए, तो 16 है, 16 × 48 और एक बच जाएगा, 128 है। 16 से ऐसे हो जाएगा, फिर ऐसे ऐसे बढ़ाते चल जाओ 32 तक। पहाड़े याद होनी चाहिए। आप सॉल्व करके देखोगे तो ये लगभग ऐसा बनेगा कुछ, 243 अपॉन 225। इसको सॉल्व करोगे तो 27/25, मतलब कि रेट मल्टीप्लाइंग फैक्टर है मेरे पास 27/25। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट 2/25 यानी कि 8%, है ना। और 8% के हिसाब से अब निकाल के देख लेना कितना आएगा कितना नहीं आएगा। आंसर भी बता देता हूँ, 64 से। ठीक है, ठीक है। अच्छा, ये मेरे पास यहाँ पे है। अब अच्छा क्वेश्चन, ये भी थोड़ा सा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, अभी मैंने आपने मल्टीप्लाइंग फैक्टर वाला कॉन्सेप्ट पढ़ा है यहाँ पे। मल्टीप्लाइंग फैक्टर वाला कॉन्सेप्ट पढ़ा है यहाँ पे, ठीक है। अतुल बोरोव्ड ए सम ऑफ रुपीज 12,000, 12,000 करा उसने, एंड एग्री टू रीपे इट बाई पेइंग रुपीज 4800 एट द एंड ऑफ फर्स्ट ईयर एंड रुपीज 9240 एट द एंड ऑफ सेकेंड ईयर। व्हाट इज द रेट ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट कंपाउंडेड एनुअली। ठीक है, अब भाई कंपाउंड इंटरेस्ट की रेट निकालनी है, और हमने क्या कह रहा है यहाँ पे कि 4800 उसने एंड ईयर फर्स्ट ईयर के एंड में, और 9240 उसने सेकेंड ईयर के एंड में दे दी। ठीक है, तो भाई मेरे को तो रेट ऑफ इंटरेस्ट पता भी नहीं है, और ना मैं भाई मेरे को ये पता कि भाई यहां से मेरे को क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है, क्योंकि उसने टोटल कितने दिए हैं मेरे को ये तो पता है। पर 4 और 9 13 और 8 और 2 10, मतलब कि 14,040 दिए हैं उसने। ठीक है, तो हम हिट एंड ट्रायल भी लगा के देखें तो 12,000 से थोड़ा सा ज्यादा आ रहा है, मतलब 10% के आसपास आंसर होगा मेरे पास। 10% एक ऑप्शन में दे भी रखा है डायरेक्ट। ये तो सीधा हो गया हिट एंड ट्रायल वाला कॉन्सेप्ट, यदि आपको सीधा सीधा पता हो तो। ठीक, हिट एंड ट्रायल। पर भाई थोड़ा बहुत तो कॉन्सेप्ट आना चाहिए ना। तो मैं अभी अभी आपको समझा के आ रहा हूँ कि मान लो मेरे पास जो प्रिंसिपल रहेगा, है ना, और मेरे को इससे अमाउंट निकालना है, तो अमाउंट कैसे निकलेगा, गुणा एक्स कर दूंगा। गुणा एक्स यहाँ पे क्या है, ये क्या है मेरे पास मल्टीप्लाइंग फैक्टर। मल्टीप्लाइंग फैक्टर क्या होता है, मान लो रेट ऑफ इंटरेस्ट 1/10 है, 10% है रेट ऑफ इंटरेस्ट। ठीक है, तो यदि मेरे पास प्रिंसिपल 10 था, तो वो 10 पे एक इंटरेस्ट मिलके मेरे पास कितना हो जाएगा, वो अमाउंट 11 है। तो 11/10, तो मतलब मल्टीप्लाइंग फैक्टर यहाँ पे कितना है, 11/10। दूसरे ईयर के लिए अब ये जो अमाउंट बन गया यहाँ पे, ठीक है, ये अमाउंट फर्स्ट ईयर का है। अब ये प्रिंसिपल की तरह कार्य करेगा सेकंड ईयर के लिए, तो ये कितना बनाएगा, x² टाइम, x² टाइम्स। अब मेरे को यहाँ पे कितना, यहाँ से यहाँ तक पहुंचने के लिए मेरे को कितना करना पड़ेगा, x²टाइम। यहाँ पे तो x टाइम्स ही करना पड़ेगा, सॉरी। तो मतलब मेरे को 2 ईयर्स के लिए मेरे को कितना करना पड़ा, x² टाइम्स ना। ठीक है, अब यहाँ पे मैंने 12,000 ही उधार लिया था कंपाउंड इंटरेस्ट पे, तो 12,000 का जो अमाउंट है वो मेरे पास कितना बन गया होगा, x²टाइम्स। x क्या है यहाँ पे मेरे पास, मल्टीप्लाइंग फैक्टर है। मल्टीप्लाइंग फैक्टर है इज इक्वल्स टू, ये जो अमाउंट है वो किसके बराबर रहेगा, मेरे को मैंने अमाउंट 12,000 का मैंने अमाउंट निकाल लिया, तो भाई टोटल अमाउंट ही तो जो मैंने पे करा है उस टोटल अमाउंट के बराबर रहेगा ना। तो 4800 पे मैंने सिर्फ एक ईयर का ब्याज दिया है, तो 4800 का अमाउंट कितना बना होगा, 4800 का अमाउंट कितना बना होगा, 4800 इंटू मल्टीप्लाइंग फैक्टर एक्स प्लस 9240, तो मैंने सेकंड ईयर के एंड में दे दिया, इस पे कोई इंटरेस्ट नहीं है, तो 9240 मैंने दे दिया। ठीक है, अब इस इक्वेशन को सॉल्व करो और सीधा सीधा आंसर आ जाएगा मेरे पास। देखो 0 0 0 कट जाएगी। ठीक है, 1200 यानी कि देखो 12 से काटेंगे तो 100x² इज इक्वल्स टू, यहाँ से कितना होएगा मेरे पास, ये बच्चों 48 40x प्लस 12 7 84 और 12 7 84। ठीक है, मतलब 100x² माइनस 40x माइनस 71, 77 इज इक्वल्स टू 0। तो मतलब गुणा करने में 77 100x² आना चाहिए, और ये -40 है ही मेरे पास। ठीक है, तो इसको कैसे तोड़ेंगे, अब 77 100x² लाना है। ठीक है, तो भाई ऑब्वियस सी बात है कि जब 77 100x² लाना है तो संख्याएं बड़ी बड़ी ही रही होंगी, बड़ी बड़ी ही रही होंगी। तो मेरे को कैसे सोचना पड़ेगा इस चीज को कि भाई मैं यदि 80 × 80 भी करता हूं ना, तो मेरे पास कितना आता है, मेरे पास 64 आता है। मतलब मेरे पास एक संख्या तो ऑब्वियस सी बात है कि मेरे पास 80 से बड़ी ही रही होगी, 80 से बड़ी ही रही होगी, 80 से बड़ी ही रही होगी ना। अब मैं यहाँ पे तो देखो सीधा सीधा ही सोच पा रहा हूँ कि भाई 80 से बड़ी रही होगी, और 11 का मल्टीपल आ रहा है, तो एक संख्या होगी सीधी सीधी -110 और प्लस में 70x। इसको ऐसे तोड़ सकते हैं, तो मतलब एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी मेरे पास, एक तो 110 आ जाएगी, और एक मेरे पास एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी, -70 आ जाएगी। पर भाई ये भूलना मत, एक्स की वैल्यू माइनस तो कंसीडर कर ही नहीं सकते, रेट ऑफ इंटरेस्ट माइनस पे कैसे हो सकता है। पर ये भूलना मत कि भाई ये मल्टीप्लाइंग फैक्टर है। रेट निकालने के लिए मेरे को 100 से डिवाइड करना पड़ेगा, तो रेट कितना हो जाएगा मेरे पास, यहाँ पे रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना हो जाएगा मेरे पास, 110/100। 110/100 मतलब कितना हो जाएगा ये, 11/10, यानी कि 10 से 11 हो गया, तो 10% का। ठीक है,
अच्छा, ये मेरे पास टीएसडी वाला कॉन्सेप्ट आ गया भाई, है ना, टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस, है ना, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स में से एक है ना, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स में से एक है। ठीक है। ए टेक्स 2 hours मोर देन बी टू कवर ए डिस्टेंस ऑफ 40 किलोमीटर। ठीक है। तो मतलब मान लो, मैं पहले तो बेसिक जनरल मेथड मैं बता रहा हूँ आपको, कि मान लो मैंने ए की स्पीड को ए माना और बी की स्पीड को मैंने बी माना। ठीक है। तो आपको ये तो पता रहेगा कि भाई जब स्पीड मैंने ए और बी मान ली, तो इनको टाइम कितना लगा होगा, ए को टाइम कितना लगा होगा 40/A, माइनस में 40/B। ए को बी से कितना ज्यादा टाइम लग रहा है, 2 2 hour मोर लग रहे हैं इसको। ठीक है। अब ये क्या कह रहा है, इफ ए डबल्स हिज स्पीड, मतलब ए कितना हो गया, वो 2A हो गया। ठीक है। ही टेक्स 1.5 hours मोर देन बी टू कवर 80 किलोमीटर। 1.5 hour मोर ले रहा है 80 किलोमीटर करने के लिए। तो मतलब ये यदि 40 किलोमीटर होता है, यहाँ पे 40 किलोमीटर होता, तो ऑब्वियस सी बात है कि भाई यहां से 3/2 नहीं होके 3/4 हो जाता। 3/4 हो जाता ये। 40 किलोमीटर पे तो 3/4 ही लेगा ना, फिर 3/4 आवर मोर। तो मतलब मैं क्या क्या कह सकता हूँ कि यदि मैंने स्पीड को दोगुना करा, 40/2A माइनस 40/B, तो अब वो कितने आवर ले रहा है, 3/4 आवर मोर ले रहा है। ठीक है। तो क्या कह रहा है कि टू कवर ए डिस्टेंस ऑफ 120 किलोमीटर, हाउ मच टाइम इन आवर्स विल बी टेक ट्रेवलिंग एट हिज सेम स्पीड। तो हमको जस्ट इस इक्वेशन को सॉल्व करना है और सीधा सीधा आंसर हमारे हाथ में आ जाएगा। ये माइनस है, ये माइनस है, दोनों को मैं माइनस कर देता हूं। तो ये जस्ट हाफ ही तो है इसका। तो मतलब इसको सॉल्व करूंगा तो 40/2A की वैल्यू मेरे पास कितनी आ जाएगी, यहाँ से 2 माइनस में 3/4, यानी कि 4 दूनी 8 और -3 यानी कि 5/4 आंसर आ रहा है। ठीक है। तो ये 2 से कट जाएगा। तो 80/5 = A, यानी कि ए की वैल्यू मेरे पास कितनी आ गई, 16 किलोमीटर पर आवर। ठीक है। अब ये 16 किलोमीटर पर आवर आ गया मेरे पास, तो 40 बाई, तो यहां से -40/B कितना आ जाएगा, यहाँ से 2 माइनस में 5/2। क्योंकि भाई ये तो 16 है ना, तो 40/16 मतलब कि 8 पंजे 40 और 8 दूनी 16, तो 2 दूनी 4 मतलब माइनस में 1/2। तो यानी कि यहाँ से -40/B। तो बी की वैल्यू कितनी आ रही है, यहाँ से 80 किलोमीटर पर आवर। मतलब ए की स्पीड आ गई और बी की स्पीड आ गई मेरे पास। ठीक है। तो ए कितना टाइम लेगा, 120/80, यानी कि 3/2 आवर्स। ऑप्शन नहीं है क्या, 3/2 आवर्स इज द फाइनल आंसर। ठीक है। ये तो हो गया जनरल मेथड, जो कि सबको पता रहना चाहिए यदि बेसिक से कोई जाना चाह रहा है तो। ठीक है। अब ये क्या है कि ये थोड़ा सा एडवांस मेथड तो नहीं कहूंगा, पर आपने यदि ये पढ़ा हो कि स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो मान लो यदि डिस्टेंस सेम हो, सॉरी डिस्टेंस यदि सेम हो, तो मेरे पास एस इज इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी। ठीक है। अब ये फर्स्ट केस में क्या कह रहा है कि ए जो है बी से 2 आवर मोर ले रहा है ना। और दूसरे केस में यदि ए डबल कर रहा है अपनी स्पीड को, तो स्पीड को यदि उसने 1 से 2 कर दिया, तो टाइम कितना हो गया, क्योंकि डिस्टेंस तो सेम ही है, 2:1, 2:1। अब यहाँ पे डिस्टेंस सेम बनाने के लिए पहले यहाँ पे देखो, 1.5 आवर्स दिया हुआ है 80 किलोमीटर के लिए। तो यहाँ पे 40 किलोमीटर के लिए कितना लेगा, 3/4। मतलब कि एक की वैल्यू मेरे पास कितनी है यहाँ से, 2 माइनस में 3/4, यानी कि 5/4 है मेरे। क्योंकि यहाँ पे भी 2 आवर्स मोर ले रहा था और यहाँ पे 3/4 आवर्स मोर ले रहा है, तो ऑब्वियस सी बात है ना कि आपको पता रहेगा ना, सेम 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 जब सेम डायरेक्शन में जाते हैं तो सीधा घटाना पड़ता है। तो वन की वैल्यू 5/4। तो मतलब टी की वैल्यू मेरे पास कितनी आ जाएगी, नॉर्मल जब ए की स्पीड नॉर्मल थी, तो वो 10/4 टाइम ले रहा था। 10/4 यानी कि 5/2, 5/2, 5/2 आवर्स। तो नॉर्मल नॉर्मली जब हम देखें तो ए 5/2 आवर्स ले रहा था, तो बी कितना टाइम ले रहा होगा, 1/2 आवर्स, 1/2 आवर्स। और जब ये 1/2 आवर्स ले रहा है 40 किलोमीटर तय करने में, तो इसकी स्पीड कितनी आ जाएगी, 80 किलोमीटर पर आवर। और सीधा सीधा आंसर आपके सामने आ जाए। ठीक है। ये जो है टीएसडी का ही कॉन्सेप्ट है, पर बोर्ड वाला कॉन्सेप्ट है। आपको थोड़ा सा बोर्ड वाले कॉन्सेप्ट रिवाइज करवा देता हूँ कि हमने कॉन्सेप्ट यूज कौन कौन से करे हैं इसमें। लेट द बोट स्पीड इन स्टिल वाटर, मतलब यदि जब हम शांत जल को देखें तो उसकी स्पीड कितनी है, तो मैंने उसकी स्पीड को मान लिया x। ठीक है। और रिवर स्पीड, और कई कई बार इसको बोलते हैं स्ट्रीम स्पीड, तो वो y है। ठीक है। ये हमेशा याद रखना कि x की वैल्यू हमेशा y से बड़ी रहेगी, मतलब बोट की स्पीड हमेशा जो स्ट्रीम स्पीड से ज्यादा रहेगी। क्यों, क्योंकि यदि स्ट्रीम की स्पीड ज्यादा हो गई तो बोट तो वैसे ही बह जाएगी भाई। स्ट्रीम की स्पीड यदि ज्यादा रही तो बोट तो वैसे ही बह जाएगी उसके साथ। ठीक है। तो मेरे पास अपस्ट्रीम स्पीड कितनी आती है, x-y। ये किस में आती है, जब हम अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हो, अगेंस्ट द स्पीड, अगेंस्ट द स्ट्रीम।
ठीक है, अगेंस्ट द स्ट्रीम, स्ट्रीम डायरेक्शन, ठीक है। और यदि सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं तो एक्स प्लस बाय। ये रिलेटिव स्पीड से आते हैं फॉर्मूले, ठीक है। तो मैंने रिवाइज करवा दिए हैं। अब देखो यहाँ पे क्या कह रहा है ये, ठीक है। हमको सीधा सीधा सा फॉर्मूला लगाना पड़ेगा यहाँ पे। ए बोट डिस्टेंस, ए बोट कवर्स ए राउंड ट्रिप जर्नी बिटवीन टू पॉइंट्स ए एंड बी इन अ रिवर इन टी आवर्स। राउंड ट्रिप जर्नी मतलब ए टू बी गए और फिर वो बी टू ए बी आ गए, ठीक है। तो मान लिया मैंने दोनों पॉइंट की डिस्टेंस को डी मान लिया मैंने, तो डी अपॉन में एक्स प्लस वाई प्लस में एक बार डी अपॉन में एक्स माइनस वाई होगा, ठीक है, इज इक्वल टू टी आर्स, है ना। तो इसको यदि सॉल्व करेंगे तो देखो माइनस डी वाई प्लस डी वाई कर जाएगा, तो मतलब टू डी एक्स अपॉन में एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर की वैल्यू मेरे पास टी है, ठीक है। इफ इट स्पीड इन स्टिल वाटर बिकम्स टू टाइम्स, मतलब एक्स की जगह वो टू एक्स हो गया, ठीक है। तो मतलब ये मेरे पास क्या इक्वेशन बनेगा, डी अपॉन में टू एक्स प्लस वाई प्लस डी अपॉन में टू एक्स माइनस वाई। अब वो टाइम कितना ले रहा है, इट वुड टेक एक 80 अपॉन में 161 टी आवर्स फॉर द सेम जर्नी, 80 अपॉन में 161 टी, ठीक है। फाइंड द रेशियो ऑफ इट्स स्पीड इन स्टिल वाटर, मतलब एक्स टू द स्पीड ऑफ द स्ट्रीम, स्ट्रीम ऑफ द मतलब स्पीड ऑफ द स्ट्रीम भी पूछ सकता है, रिवर भी पूछ सकता है, तो मतलब एक्स रेशियो वाई निकालना है, ठीक है। और मैंने अभी आपको बताया कि भाई एक्स हमेशा ग्रेटर रहेगा बाई से, एक्स हमेशा ग्रेटर रहेगा बाई से। तो मेरे पास ये तो आंसर हो ही नहीं सकता, क्योंकि 1:11 है, ये उल्टा दे रखा है रेशियो, तो ये तो मेरे पास आंसर हो ही नहीं सकता, ठीक है। कई आंसर दे रहते हैं कि भाई 1:11, 1:11 कैसे हो सकता है भाई, ठीक है। तो इसको सॉल्व करो। यहां से यदि मैं आंसर्स में देखूं तो भाई टी का कोई रोल है ही नहीं, तो मेरे को टी को तो उड़ाना ही है, ठीक है। तो अब यहां से सॉल्व करके तो देखो पहले, तो इसमें कितना आ जाएगा, जब ये 2x है तो 4dx अपॉन में 4x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू 80 अपॉन में 161, ठीक है। ये तो मेरे पास इक्वेशन 1 हो गया, ये मेरे पास 2 हो गया, ठीक है। अब मेरे को टी को उड़ाना है, टी को उड़ाना है, तो टी को उड़ाने के लिए मैं क्या करता हूँ, मैं 1/2 कर देता हूँ, 1/2, ठीक है। अब थोड़ी सी इमेजिनेशन को अपना फास्ट रखना, इसके इसमें ऐसे डालूंगा मैं 4dx अपॉन में 4x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, तो ये 4 स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर ऊपर चल जाएगा, 4x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर ऊपर चल जाएगा ये, अपॉन, देखो ये 2 से काट जाएगा, दो 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 चार, ठीक है। तो ये 2x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बन जाएगा, तो 2x स्क्वायर माइनस 2 वाई स्क्वायर की वैल्यू मेरे पास कितनी बन जाएगी, ये देखो 80/161 है, ठीक है। टी टी से टी कर जाएगा, 161 ऊपर घूम जाएगा, 161/80, ठीक है। तो इसको मैं यहां से काट देता हूँ, 2 से 2 कट दिया तो 40 आ गया, ठीक, 40 आ गया, है ना। तो अब यहां से सॉल्व करो इसको, कैसे कर सकते हैं, यहाँ पे माइनस वाई स्क्वायर है, यहाँ पे माइनस वाई स्क्वायर है, तो ऑब्वियस सी बात है कि जब कंपेंडो डिविडेंडो लगाऊंगा तो वाई स्क्वायर नीचे तो कट जाएगा, नीचे तो कट जाएगा। मतलब यहां से यदि मैं सॉल्व करके देखूं कंपेंडो डिविडेंडो, तो 5x स्क्वायर माइनस 2 वाई स्क्वायर अपॉन में नीचे तो घटेगा ये, तो 3x स्क्वायर इज इक्वल्स टू 161 प्लस 40 201, और 161 माइनस 40 121, ठीक है। तो इसको सॉल्व करो, 12×5 = 60, 605x स्क्वायर माइनस में 242 वाई स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ जाएगी मेरे पास, 603x स्क्वायर, ठीक है। तो यहां से आ जाएगी अब 2x स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 242 ठीक है। तो यहां से कितना आ जाएगा मेरे पास, एक्स स्क्वायर की वैल्यू 121 वाई स्क्वायर की बराबर, ठीक है। अब यहां से देख लेना एक्स अपॉन वाई आ जाएगा मेरे पास सीधे सीधे, ठीक है। ये भी भाई एवरेज के क्वेश्चंस हैं, और भाई मैं यहाँ पे बना के लाया हूँ पहले से, क्योंकि यार बीच बीच में जब अटकता है ना तो मेरे को टाइम भी लगता है, और फिर लैग भी करता है ना, तो मेरे को अच्छा नहीं लगता फिर वो बीच में, ठीक है। तो 1 सेकेंड, ठीक है। The average weight of some students in class was 69.5, ठीक है। When 10 students of average weight 68 kg joined the class and 6 students of average weight 60 kg left the class, it was noted that the average weight of the new group of students increased by 2 kg, 2 kg से बढ़ गया। How many students are there in the class now, ठीक है। तो भाई मैं फर्स्ट ऑफ ऑल आपको मेथड 2 समझाना चाहूंगा, ठीक है। डेविएशन एंड एवरेज, जिसकी हमने वीडियो डाली हुई है इजी मेथड पे, आप जाके चेक कर सकते हो, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप देख लेना भाई, बहुत अच्छे से एक्सप्लेन्ड है। और यही मेथड सबसे जो है, आपको प्रियोरिटी मेथड, मैं कहूंगा कि प्रियोरिटी मेथड सिर्फ यही रहेगा, प्रियोरिटी वाला, ठीक है, प्रियोरिटी मेथड, है ना, ठीक है। तो अब हम देखते हैं क्या कह रहे हैं।
कि 69.5 केजी है ना, और 10 स्टूडेंट्स ऑफ 68 वेट केजी ज्वाइंट। तो मतलब यहाँ पे देखो ये कितने का डेविएशन आ रहा है, 1.5 का, 1.5 का डेविएशन आ रहा है ना। हाँ ठीक है, तो -1.5 का डेविएशन आ रहा है ना। ओके, तो -1.5 का डेविएशन आ रहा है, तो -1.5 का डेविएशन सिर्फ एक स्टूडेंट पे आ रहा है, तो हम टोटल डेविएशन देखें तो यहाँ से पहले केस में कितना डेविएशन आ रहा है, -15, क्योंकि 10 इंटू -1.5, ठीक है। और यहाँ पे कितने का डेविएशन आ रहा है, 9.5 का, 9.5 का डेविएशन, मतलब एक पे यदि 9.5 है तो टोटल डेविएशन कितना हो जाएगा, 9.5 इंटू 6, 9.5 इंटू 6, 6 नाम 54, और 6 पंजे 30, यानी कि 57 का डेविएशन यहाँ से आ गया, +57 का और -15। तो यहाँ से टोटल डेविएशन कितना आ जाएगा मेरा, +42 का, +42 का। अब ये +42 का डेविएशन जब आया ना यहाँ से, तो डेविएशन का कॉन्सेप्ट ही यही कहता है कि भाई यदि डेविएशन 42 का आ रहा है और वो 2 केजी से वेट बढ़ गया, तो ये ऑब्वियस सी बात है कि ये 42 केजी वेट ही तो बटा होगा ना स्टूडेंट्स में। 42 केजी स्टूडेंट, 42 केजी वेट ही तो बढ़ा होगा ना। जब हम मान के चलें कि हमारे पास इतने का डेविएशन ज्यादा आ गया, इतना वेट ज्यादा बैठ गया, तो वो 2 केजी कब बढ़ा होगा, जब ये 42 केजी उन सारे स्टूडेंट्स में बराबर बराबर बढ़ गया। बराबर मान लो n नंबर ऑफ स्टूडेंट्स थे, तो ये 42 जो हैं वो सभी स्टूडेंट्स में बढ़ के कितना हो गया, दो 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 बढ़ गया। तो मैं क्या कह सकता हूँ कि 42 ही सब स्टूडेंट में बताया, तो 42/2 कर देंगे, तो मेरे पास जो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने बचे, 21 बचे। अब ये क्या पूछ रहा है कि हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर देयर इन द क्लास नाउ। तो अभी क्लास में कितने बच्चे हैं, सब 21। लेकिन यदि पहले पूछ लेता कि क्लास में इनिशियली कितने बच्चे थे, तो 10 स्टूडेंट्स ने ज्वाइन करा और 6 स्टूडेंट्स ने लीव करा है, लीव करा है, तो मतलब 4 स्टूडेंट्स नए आए मेरे पास, तो मतलब 4 स्टूडेंट्स के बाद 21 हो गया। तो इनिशियली यदि मैं पूछूं तो इनिशियली कितनी थी वो संख्या, इनिशियली वो कितनी थी, वो 17 थी संख्या। ठीक है। अब आपको ये मेथड कब समझ में आएगा, जब आपको डेविएशन एवरेज आता होगा। डेविएशन में एवरेज में डेविएशन कैसे यूज करते हैं वो आता होगा, ठीक है। अब जनरल मेथड तो क्या कहता है कि मान लो मेरे मेरे पास एन नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं, और एन नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं, तो मेरे पास टोटल वेट कितना हो जाएगा, टोटल वेट मेरे पास कितना हो जाएगा, 69.5 है, 69.5 है, ठीक है। अब मेरे पास 10 स्टूडेंट्स कितने एवरेज वेट वाले 668 केजी वाले ज्वाइन कर रहे हैं, तो मतलब ये कितना हुआ मेरे पास, 680, माइनस टोटल यहाँ से कितना हो जाएगा, 60 की 360, ये लीव कर रहे हैं। तो ये टोटल वेट मेरे पास कितना हुआ, 69.5 n, प्लस ये कितना हो जाएगा मेरे पास, 320, 320। अब ये मेरे पास किसके बराबर रहेगा, ये मेरे पास किसके बराबर रहेगा, एवरेज वेट 2 से बढ़ गया, तो मतलब ये 69.5 ना रह गया, 71.5 रह गया। लेकिन अब एन की वैल्यू भी तो बढ़ और घट गई होगी ना। तो एन की वैल्यू पहले तो एन ही थी, अब एन की वैल्यू क्या, एन ना रह गई, क्या रह गई, क्योंकि 10 स्टूडेंट्स ने ज्वाइन करा और 6 ने लीव करा, तो मतलब 4 स्टूडेंट ज्यादा बढ़ गए, तो ये 71.5 इंटू में एन प्लस में 4, ये टोटल वेट हो गया। और रहा टोटल वेट अब कब कब है हमारे हिसाब से, 69.5 एन प्लस में 320। अब ये इक्वेशन आपको बनाना आना चाहिए, अब ये इक्वेशन बनाना अपने आप में बड़ा खेल है फिर। ठीक है। तो यहां से सॉल्व करेंगे तो देखो, 69.5 एन माइनस में 71.5 एन, मतलब 2 एन तो यहां से हो जाएगा, इज इक्वल्स टू 71 चौका, मतलब ये कितना हो जाएगा, 7 चौक 28, 284, और 2छियासी, तो 286 इसमें से घटाएंगे तो 34। एन की वैल्यू कितनी आएगी, 17। अब ये एन क्या है मेरे पास, इनिशियली नंबर ऑफ स्टूडेंट्स मेरे पास 17 हैं, तो अब कितने हो जाएंगे मेरे पास, n+4, 21 ही तो आ रहा है आंसर। ठीक है। तो भाई प्रियोरिटी मेथड ये है, तो आपको सीखना चाहिए ये मेथड भी, कि भाई आपको डेविएशन वाला मेथड भी आना चाहिए एग्जाम में, ठीक है। ये भी हमने एक क्वेश्चन लिया है एक और, देयर आर सम चिल्ड्रन इन अ कैंप एंड देयर एवरेज वेट इज 40 केजी, ठीक है, 40 केजी है। इफ 5 चिल्ड्रन विद एवरेज वेट 36 केजी ज्वाइन द कैंप, और इफ 5 चिल्ड्रन विद एवरेज वेट 43.2 केजी लीव द कैंप, द एवरेज वेट ऑफ चिल्ड्रन इन बोथ द केसेस इज इक्वल है, इक्वल है मेरे पास। हाउ मेनी चिल्ड्रन आर देयर इन द कैंप इनिशियली। तो भाई मैं इसको डेविएशन से ही सीधा सीधा सॉल्व करना चाहूंगा, ढंग से देखना, ठीक है। मेरे पास दोनों केसेस में जो है बराबर है। तो मान लो पहले केस में, फर्स्ट केस को लेके चलूं, तो मेरे पास 40 केजी वेट था, 40 केजी एवरेज वेट था। अब मेरे पास क्या कर रहे हैं कि यदि 36 किलोग्राम औसत भार वाले 5 बच्चे शिविर में शामिल होते हैं, 5 बच्चे मेरे को शिविर में शामिल करने हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये देखो कि भाई मेरे पास पहले 40 वेट था, 40 एवरेज वेट था, तो यदि ये 40 एवरेज वेट वाले ही बच्चे होते सारे के सारे, तो मेरे पास ओवरऑल वेट तब भी 40 ही रहता, ओवरऑल एवरेज वेट तब भी मेरे पास 40 ही रहता, ठीक है। लेकिन ये कितना कम है, इससे 4 का डेविएशन है, कितने पे, 5 पे।
तो ये अब मेरे पास जो एवरेज वेट कितना रहेगा, 4 × 5 अपॉन में, ये 4 × 5 कितनों में बटा होगा, अब ये 4 × 5 कितनों में बटा होगा, ये तो पूरे n+5 में ही बटा होगा ना, क्योंकि भाई जो डेविएशन अब रहेगा, सॉरी मेरे पास जो अब न्यू एवरेज रहेगा वो कितना रहेगा, 40 माइनस में 4 × 5 अपॉन में n+5, n+5। मतलब समझ रहे हो ना आप, थोड़ा बहुत डेविएशन की आपको नॉलेज रहेगी तो आप इस चीज को समझ पाओगे कि भाई हमारे पास 40 ही एवरेज वेट रहता यदि ये 5 स्टूडेंट भी 40 kg वेट वाले ही होते तो, ठीक है। पर ये 36 kg वेट वाले हैं, तो 4 × 5 घट गया ना मेरे पास ओवरऑल डेविएशन, और ये ओवरऑल डेविएशन ही तो हमको पूरे स्टूडेंट्स में बांटना होता है, तो n+5 = 2। अब मेरे पास यहां से कितना आएगा ये, कितना आएगा, 40 ही रह गया। अब ये कितना कह रहा है कि 43.2 kg औसत वजन वाले 5 बच्चे शिविर को छोड़ देते हैं। तो अब ये शिविर को छोड़ दिया है इन्होंने, पर ये 40 kg वाले ही होते, अब ये 40 kg वाले ही होते सारे के सारे स्टूडेंट्स, तो 40 kg ही आता हमारे पास नॉर्मल वेट, लेकिन ये 43.2 वाले हैं, तो मतलब डेविएशन कितने का आ रहा है, -3.2 का डेविएशन है, -3.2 का डेविएशन है, ठीक है। तो अब मेरे पास यहां से कितना आएगा, जब ये -3.2 का डेविएशन है तो टोटल डेविएशन कितना आ जाएगा मेरे पास, 16 का डेविएशन। तो ये 3.2 इंटू में 5 हुआ अपने पास, और ये अब डेविएशन इतना है तो ये डेविएशन ही तो बढ़ता है बचे हुए स्टूडेंट्स में। तो बचे हुए स्टूडेंट्स अब कितने हैं, n-5, ठीक है। अब ये मैंने सीधा सीधा ही लिख दिया है यहाँ से, भाई जिसको समझ में नहीं आया वो थोड़ा डेविएशन पहले पढ़ के आए, माइनस से माइनस कट जाएगा और 5 से 5 कट जाएगा, ठीक है। तो मेरे पास यहाँ से क्या आ जाएगा, n-5 अपॉन में n+5 इज इक्वल्स टू 3.2। मतलब कि यदि 4:5 लिख देता हूँ सीधा सीधा, 8 चौक 0.8 × 4 और 0.8 × 5, ठीक है। तो यहां से अब देखूं तो मेरे पास कितना आ जाएगा, बताओ। ये देखो सॉल्व कर लेते हैं, 5n-25 = 4n+20, यानी कि n की वैल्यू मेरे पास कितनी आ गई, 45। तो प्रारंभ में शिविर में 45 बच्चे थे, प्रारंभ में शिविर में 45 बच्चे थे, ठीक है। अच्छा ये क्वेश्चन भाई हमने ओलाई बोर्ड के लाइव मॉक टेस्ट से उठाया है, जो कि अभी सैटरडे संडे गया हुआ है उससे उठाया है हमने, ठीक है। तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था, लगा था हमको ये। ABCD is a 5 digit number such that B is equals to 2E, D is equals to 2 plus में B, और C is equals to D/2, A is equals to 3C, and C is an odd prime number। C is an odd prime number, पर यहां से लग रहा है अपन को कि ABCDE 5 digit नंबर है, मतलब A B C D और E सभी सिंगल नंबर के डिजिट्स हैं, सभी सिंगल डिजिट्स हैं, ठीक है। तो भाई जब C ऑड प्राइम नंबर है तो C की वैल्यूज क्या क्या पॉसिबल हैं, एक, भाई एक ना तो हमारे में प्राइम है ना कंपोजिट है, दो हो नहीं सकती क्योंकि इवन है वो, तीन, एक तो 3 हो जाएगा मेरे पास, 4 नहीं हो सकता, 5 हो सकता है, और 5 हो जाएगा, और फिर 6 नहीं हो सकता, 7 हो सकता है, ठीक है। इसके अलावा कोई और वैल्यू पॉसिबल है, 11 नहीं हो सकता क्योंकि सिंगल डिजिट नंबर है वो, ठीक है। तो मेरे पास 3, 5 और 7, तो ए की वैल्यूज कितनी कितनी आ जाएगी मेरे पास, फिर ए की वैल्यू मेरे पास 3×3 = 9, और 3×5 = 15, और 3×7 = 21, ठीक है। पर ये बात बताओ कि भाई जब ए भी सिंगल डिजिट नंबर है मेरे पास, तो ये 15 पॉसिबल है नहीं, 21 पॉसिबल है नहीं, तो मतलब मैं कह सकता हूँ कि सी की भी ए की वैल्यू पॉसिबल होगी, 5 और 7 पॉसिबल नहीं है, ठीक है। अब एलिमिनेट करते जाना था हमको, तो मेरे पास ए की वैल्यू कितनी आ गई, 9 आ गई, सी की वैल्यू कितनी आ गई, 3 आ गई मेरे पास, ठीक है। अब C इज इक्वल्स टू D/2 है, मतलब कि यहां से D/2C, यानी कि D की वैल्यू मेरे पास कितनी आ जाएगी, 6 आ जाएगी, 6। और जब D की वैल्यू 6 आ गई तो B की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 4 आ जाएगी, और ये 4 आ गई तो E की वैल्यू कितनी आ जाएगी मेरे पास, E की वैल्यू मेरे पास आ जाएगी 2, 2, ठीक है। तो मतलब मेरे पास नंबर क्या हो गया, वो A B C D और E, मेरे पास नंबर क्या हो जाएगा, वो 9। B की वैल्यू कितनी थी, बी की वैल्यू कितनी थी, 4 थी ना, और सी की वैल्यू कितनी थी, 3 थी, डी की वैल्यू कितनी थी, 6 थी, और ई की वैल्यू कितनी थी, 2 थी, ठीक है। तो ये दो से तो नंबर विभाज्य है ही क्योंकि लास्ट डिजिट इवन है, लास्ट डिजिट इवन है ना। अब 3 से डिविजिबिलिटी का रूल आपको पता ही है, 4 से डिविजिबिलिटी का रूल नहीं, 7 से भी नहीं पता हो तो, दो ऑप्शन दे रखे हैं ना, 2 और 7 और 2 और 3, तो यहाँ से 9 × 4 = 13, 13 और 3 16, 16 और 6 22 और 2 24, तो हमारे मतलब मेरे पास यही ऑप्शन ठीक होने वाला है, ये ऑप्शन भी गलत, ठीक है, ठीक है, ठीक है। अच्छा ये भी भाई थोड़ा सा भाई अच्छा क्वेश्चन लगा मेरे को, इसलिए मैंने उठा लिया थोड़ा, ठीक है। मेरे पास क्या कह रहा है कि ट्राइंगल एबीसी एंड डीबीसी आर राइट एंगल्ड ट्राइंगल्स विद कॉमन हाइपोटेनियस बीसी। अच्छा कॉमन हाइपोटेनियस मेरे को बनाना है एबीसी और बीसी, एबीसी और डीबीसी का, ठीक है।
मतलब मेरे पास यहाँ पे, अच्छा, ए, बी और सी, ठीक है। बी डी एंड ए सी इंटरसेक्ट एट पी व्हेन प्रोड्यूस्ड। अच्छा, मतलब ए सी को प्रोड्यूस करना है और बीडी को प्रोड्यूस करना है। तो बीडी को प्रोड्यूस करके जब ये मिलाने हैं मेरे को, तो मैं इसको बीडी को कैसे बनाऊंगा फिर? बीडी को मैं कैसे बनाऊंगा फिर? मैं ऐसे बना लेता हूँ बीडी को। सॉरी सॉरी, नहीं नहीं नहीं, क्योंकि प्रोड्यूस करने के मिलाना है ना उनको। प्रोड्यूस करके मिलाना है मेरे को उनको। ये डी हो गया, ठीक है, और ये हो गया, है ना। और प्रोड्यूस करके मेरे को पी पे मिलाना है इनको। पी पे मिलाना है मेरे को, ठीक है। इफ पी इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर, पी ए इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर, है ना। और पी सी इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर। पी सी इज इक्वल टू 4, जब ये 4 है तो ये भी 4 है, ठीक है। और पी डी इज इक्वल टू 3.2 सेंटीमीटर, ठीक है। देन द लेंथ ऑफ बी डी इज। अब भाई बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है ये, है ना। मेरे को यहां से और कोई कॉन्सेप्ट नहीं पता, मेरे को सिर्फ एक कॉन्सेप्ट पता है कि भाई क्या लगाऊंगा मैं यहाँ पे कॉन्सेप्ट। पहले मेरे को ये बताओ, थोड़ा सा मेरे को एक्सप्लेन करो कि भाई मेरे को क्या कॉन्सेप्ट लगाना चाहिए यहाँ पे। हाँ, मेरे को सिर्फ कुछ नहीं सूझ रहा है, मेरे को ये सूझ रहा है कि भाई इनको आगे बढ़ाऊंगा, और जब ये ऐसा कुछ दे रखा है तो भाई मेरे को ऐसा लग रहा है कि कहीं सर्कल वाला कॉन्सेप्ट लग रहा था। यदि ये सर्कल होता तो मैं इसको सीधा सीधा सा सॉल्व कर देता, 4 इंटू 8 इज इक्वल टू 3.2 इंटू समथिंग, यदि ये ऐसा होता तो। और मेरे पास सिमिलैरिटी वाला भी कोई कॉन्सेप्ट नहीं लगता, क्योंकि भाई राइट एंगल्स तो ये रहे ना, एबीसी और डीबीसी, यदि इनमें कोई पूछा होता तो मैं बना देता। अब मान लो आप ये ट्राई करोगे कि इसको 90 ले लूंगा फिर कुछ कर दूंगा, तो भाई सिमिलैरिटी कहाँ लगाओगे फिर इसमें? सिमिलैरिटी कहाँ लगाओगे इसमें? भाई ऐसा भी कुछ नहीं है। तो भाई आप एक चीज सॉल्व करो कि मैंने क्या करा, मैंने बीसी को कोई वृत्त का व्यास मान के एक ऐसा ट्रायंगल खींचा कि भाई जो इसको टच करेगा सब जगह से। जब मैंने बीसी को व्यास माना है ना। और ये मैंने बीसी को ही व्यास व्यास क्यों माना, क्योंकि भाई देखो, ये व्यास हो जाएगा यदि, तो भाई अर्धवृत्त में बना कौन 90 डिग्री का होता है, तो ये 90 डिग्री का हो गया। और अर्धवृत्त में बना कौन, ये 90 डिग्री का होता है, तो ये 90 डिग्री का हो गया। और जब ये 90 और ये 90, तो अब मेरे पास ये सर्कल बन गया पूरा। तो ये यदि, अब मेरे पास सीधा सीधा वो कॉन्सेप्ट नहीं लग सकता कि भाई ये यदि पॉइंट से हम सीकेंट खींचे, तो पी सी इंटू पी ए इज इक्वल्स टू कितना रहेगा मेरे पास, पी डी इंटू पी बी। भाई मैंने सर्कल्स के कॉन्सेप्ट करवा रखे हैं आपको, इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट के जब वीडियो डाले थे ज्योमेट्री में, आप देख सकते हो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से पी सी 4 इंटू 8 इज इक्वल टू 3.2 इंटू में कितना, पीबी, ठीक है। तो पीबी कितना आ जाएगा मेरे पास, यहाँ से 10 सेंटीमीटर आ जाएगा। 10 सेंटीमीटर, और जब ये पीबी 10 सेंटीमीटर, तो ये मेरे पास कितना आ जाएगा, 6.8 सेंटीमीटर, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन था, ठीक है। इफ ए की पावर 4 प्लस में बी की पावर 4 प्लस में ए स्क्वायर बी स्क्वायर इतना है, और ये इतना है, तो हमारे पास फाइंड द वैल्यू ऑफ इतना इतना, ठीक है। मतलब ये है क्या मेरे पास, ए प्लस में बी अपॉन में ए बी की वैल्यू हमको फाइंड करनी है, ठीक है। अब आपको ये फॉर्मूला यहाँ पे पता रहना चाहिए, यदि नहीं पता है तो भाई आप इस क्वेश्चन को हाइट एंड ट्रायल करते रहना, नहीं होगा ये क्वेश्चन। ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर माइनस में ए बी, और ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर प्लस में ए बी की वैल्यू कितनी होती है मेरे पास, ए की पावर 4 प्लस में ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस में बी की पावर 4, ठीक है। तो यहाँ से यदि मैं सॉल्व करने बैठूंगा तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी मेरे पास, 13 आ जाएगी, क्योंकि 21 थी 63 और एक की दाएं की 110, मतलब 63 बच जाएगा, एक की दाएं की 210 और 63 73, मतलब 13 आ जाएगा ना, ठीक है। अब मेरे को एक बार ए प्लस में बी की वैल्यू चाहिए और एक बार ए बी की वैल्यू चाहिए, तो एक बार मैं दोनों इक्वेशंस को ऐड करता हूँ, तो मतलब 2 ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर कितना आ जाएगा मेरे पास, 2 ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर मेरे पास कितना आ जाएगा यहाँ से, 21 और 13 34, मतलब कि ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर कितना आ जाएगा मेरे पास यहाँ से, 17। और ए बी कितना आ जाएगा फिर यहाँ से, यदि मैं दो इसमें से इसको घटाऊंगा, तो यहाँ से कितना आएगा मेरे पास, ए बी, 2 ए बी की वैल्यू 13 और 21 -8, मतलब ए बी की वैल्यू -4 आ गई, ठीक है। और जब ए बी की वैल्यू -4 आ गई,
तो मेरे पास पहले तो ए प्लस में बी चाहिए ना मेरे को। ए प्लस में बी यहाँ से कितना आ जाएगा, -8 करूंगा दोनों तरफ से, तो ए प्लस में बी की कितना आ जाएगी वैल्यू, 3 आ जाएगी, क्योंकि ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर प्लस में 2 थी, ए प्लस में बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 9, तो ए प्लस में बी 3, और ए बी की वैल्यू -4 है ही, तो मतलब सीधी सीधी सी वैल्यू -3/4 आ गई, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट है वो मैं आपको समझाने का ट्राई करूंगा। ए ट्रेन कवर्स 450 किलोमीटर एट अ यूनिफॉर्म स्पीड, इफ द स्पीड हैड बीन 5 किलोमीटर पर आवर मोर, इट वुड हैव बीन टेकन 1 hour लेस टू कवर द सेम डिस्टेंस। हाउ मच टाइम विल इट टेक टू कवर 315 किलोमीटर एट इट्स यूजुअल स्पीड, ठीक है। तो यहाँ पे ये चीज देखो कि 450 उसने यूनिफॉर्म स्पीड पे चला, इफ द स्पीड हैड बीन 5 किलोमीटर पर आवर मोर, मतलब यहाँ पे भी डिस्टेंस तो सेम ही है, डिस्टेंस तो यहाँ पे भी 450 ही है, डिस्टेंस तो यहाँ पे भी 450 ही है, ठीक है। तो मैं आपको एक कॉन्सेप्ट समझाना चाहता हूँ यहाँ पे, ठीक है, ढंग से देखना। टीएसडी कॉन्सेप्ट, व्हेन डिस्टेंस कवर्ड इज सेम, ठीक है। तो स्पीड बराबर डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो डिस्टेंस बराबर स्पीड इनटू टाइम। तो आपको ये पता होगा कि इफ डिस्टेंस इज इक्वल्स टू कांस्टेंट, तो मेरे पास जब एस जिस रेशियो में बढ़ेगा तो टी को उस रेशियो में घटाना पड़ेगा, और यदि एस जिस रेशियो में घटेगा तो टी को उस रेशियो में बढ़ाना पड़ेगा मेरे को, यही तो है। तभी तो मेरे पास डिस्टेंस सेम रहेगी। मतलब मान लो यदि मैंने एस को मैंने 1/2 करा, तो डिस्टेंस को यदि मेरे को सेम करना है तो टी को 2 टाइम्स बढ़ाना पड़ेगा, और यदि मैंने स्पीड को यदि 2 टाइम्स करा तो टाइम को कितना करना पड़ेगा, 1/2 टाइम्स। तभी तो डिस्टेंस मेरे पास सेम रहेगी ना इन दोनों केसेस में, ठीक है। तो अब ढंग से देखना इस केस में, ठीक है। मान लो मेरे पास पहले स्पीड ए थी और टाइम टी लग रहा था उसको, टाइम टी लग रहा था उसको, ठीक है। तो ऑब्वियस सी बात है कि जब मैंने स्पीड को 2a टाइम्स करा, तो यहाँ पे मैंने अब ये करना है आपको कि भाई हमको प्रोडक्ट सेम चाहिए, प्रोडक्ट हमको सेम चाहिए, स्पीड को मैंने 2a कर दिया, है ना। तो मैंने टाइम को भी 2 से गुणा कर दिया, भाई टाइम में कोई फर्क नहीं पड़ता, पर प्रोडक्ट हम देखें तो इसका और इसका प्रोडक्ट सेम आ रहा है, मतलब डिस्टेंस यहाँ से मेरे पास सेम है ना। तो मतलब मैंने स्पीड को जिस रेशियो में स्पीड को जिससे गुणा करा, मैंने टाइम को भी उससे गुणा कर दिया, मतलब ए से 2a कर दिया, फिर 3a कर दिया, फिर 4a कर दिया। तो आप ढंग से देखो, मैंने यहाँ पे लिख के भी लाया हूँ आपके सामने कि हमने इनका और इनका प्रोडक्ट लिया, और इनका और इनका प्रोडक्ट लिया, तो प्रोडक्ट मेरे पास क्या आ रहा है, सेम आ रहा है। यहाँ पे भी देख लो, प्रोडक्ट मेरे पास सेम आ रहा है, प्रोडक्ट मेरे पास सेम आ रहा है। तो मैं ये कहना क्या चाह रहा हूं, मैं ये कहना चाह रहा हूं कि मान लो यदि मेरे पास पहले, अब ये क्वेश्चन में कह रहा है मेरे से कि 5 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक होती तो समान दूरी को 1 घंटा समय तय लगता, कम लगता। तो मान लो मैंने स्पीड को 5 बढ़ाया, तो समय कितना हो गया, 1 कम हो गया, 10 पे 2 हो जाएगा। अब भी देख लो, 5 दूनी 10 और 10 से कम 10। अब मैंने 5 3 15 करा यहाँ पे, तो 3 हो गया, 30 30 आ रहा है। 5 चौक 20 करा मैंने, तो यहाँ पे कितना आएगा मेरे पास, फिर 4 आएगा। 15 चौक 60, 20 3 60। अब ऐसे ही हमको कितना लेना है यहाँ पे, डिस्टेंस मेरे को 450 किलोमीटर की करनी है यहाँ पे। तो डिस्टेंस जब मेरे को 450 किलोमीटर करना है, तो भाई मैं हिट एंड ट्रायल लगाऊंगा काफी यहाँ पे, क्योंकि अभी तक तो 60 पे ही पहुंचे हैं हम यहाँ पे। तो मैं देखूं तो भाई मेरे को आगे आगे तक चलता गया चलता गया। अब मैं यहाँ पे मान लो 30 लेता हूँ, 5 6 की 30 लेता हूँ, यदि मैं 30 लेता हूँ 5 6 की 30, तो यहाँ पे 30, 1 6 जा 6। अब यहाँ पे 35 करूंगा, 5 7 35, और यहाँ पे कितना करेगा 7, मतलब 30 7 210, 35 6 की 210, अभी भी कम आ रहा है, अभी भी कम आ रहा है 30 पे भी। तो मैंने क्या करा, 5 9 45 करा, और यहां से मैंने कितना करा, 1 9 के 9, ठीक है। अब 5 ढाई के 10, मतलब 5 ढाई के 50, और 1 ढाई के 10, मतलब 450 450। तो मतलब उसकी यूजुअल स्पीड थी ना वो 45 थी, उसने 5 किलोमीटर पर आवर बढ़ाया, तो उसका टाइम कितना हो गया, 9 हो गया। पहले उसका यूजुअल टाइम कितना था, 10। एक तो आप इस तरीके से यदि जाना चाहते हो तो इस तरीके से, तो वो वाला मेथड मैंने आपको समझा दिया कि आप गिनती लिखोगे, 5 पे ये स्पीड थी मेरे पास, और ये मेरे पास टाइम था, ठीक है। तो स्पीड टाइम 1 5 1 10 पे 2 लगा, 15 पे फिर ये हो गया 3। तो मतलब मेरे पास डिस्टेंस यहाँ पे तो सेम आ रही है, हम जब जितना बढ़ाएंगे, ध्यान रखना सेम ही रेशियो में बढ़नी चाहिए, क्योंकि यहाँ पे देख लो रेशियो सेम रहेगा तभी हम कुछ कर पाएंगे, तभी ही हम कुछ कर पाएंगे, ठीक है। तो अब रेशियो मैंने को सेम रखना है, पर मैं अब यहाँ पे सीधा ही 9 पे पहुंचा ना, मैंने चेक कर लिया ना रैंडमली कि भाई यहाँ पे 30 आ रहा है, 20 पे मैं 4 आ रहा है यहाँ पे। तो 15 चौक 60 और 20 3 60, 4 पे भी 60 60 पे ही पहुंच पा रहे हैं, हमको 450 चाहिए। तो मैंने रैंडमली उठाया कोई 30 35, पर मैंने अब यहाँ पे बता ही दिया आपको आंसर, 45 और 9, और यहाँ पे कितना है 10 और 50। अब देख लो 450 450 आ रहा है दोनों तरफ से। तो मतलब मैं कह सकता हूँ कि यूजुअल स्पीड उसकी कितनी है, 45 है, और जो उसकी अल्टीमेट जो उसकी स्पीड आई बढ़ने के बाद वो 50 आई,
तो मतलब ये फाइनल स्पीड हो गई, फाइनल स्पीड। और ये क्या थी, उसकी इनिशियल स्पीड। ये उसका क्या था, इनिशियल टाइम था। और ये उसका फाइनल टाइम था, इनिशियल टाइम। और ये उसका क्या था, फाइनल टाइम। ठीक है। ठीक है। अब जनरल मेथड में तो हम करेंगे ही, देखो 450 है, यदि मैं मान लो एक्स किलोमीटर पर आवर मान लेता हूँ मैं स्पीड को, तो 450 अपॉन में एक्स। और यदि उसकी 5 किलोमीटर मोर होती स्पीड, तो उसको टाइम कितना लगता, एक आवर लेस लगता। मतलब कि 450 अपॉन में x-5, एक्स प्लस में 5 इज इक्वल्स टू 1। भी उल्टा लिख दिया मैंने थोड़ा सा। इसको ऐसे कर लो, ठीक है, क्योंकि 1 आवर लेस लगता है ना इसको, है ना। तो अब इसको सॉल्व करना पड़ेगा हमको। तो कितना हो जाएगा, 450 एक्स प्लस 450 एक्स मतलब 950 एक्स। माइनस का है ना पर ये तो। ठीक है, तो 45 पंजे कितना हो जाएगा, 45 पंजे 225 मतलब 2250 इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस में 5 एक्स। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर प्लस में 5 एक्स प्लस में 2250 इज इक्वल्स टू 0। अब ये क्या आना चाहिए मेरे पास, ये इतना आना चाहिए, तो कैसे कैसे आ सकता है। मैंने कहीं गलती कर दी है क्या इस क्वेश्चन में। 450 अपॉन में एक्स प्लस 5 माइनस में 450 माइनस अपॉन में एक्स, 450 एक्स और 2250 इज इक्वल्स टू। ठीक है, मतलब 2250 माइनस में, ओके। ठीक है, तो मतलब यहाँ से मेरे पास कितना आएगा, अब ये माइनस माइनस 2250 आना चाहिए, तो मतलब इसको कितना तोड़ दूंगा, +50 एक्स और माइनस में 45 एक्स। अब इसको देखेंगे तो एक्स की वैल्यू एक तो -50 आएगी। भाई स्पीड माइनस में हो सकती है क्या, तो ये वैल्यू पॉसिबल है नहीं, मतलब एक्स की वैल्यू सीधी सीधी 45 आएगी। ठीक है, तो यहाँ से देख लो यूजुअल स्पीड उसकी 45 है। अब देख लेना 315 में कितना टाइम लग जाएगा, फिर उसको 315 अपन 45, 45 सकती 315 7 और आंसर हो जाएगा इसका। ठीक है। ठीक है, ये मैंने बता दिया आपको, प्रोडक्ट सेम रहना चाहिए, कैसे कैसे रहना चाहिए, है ना। ए ट्रेन इज टू कवर 370 किलोमीटर एट अ यूनिफॉर्म स्पीड। आफ्टर रनिंग 100 किलोमीटर पर आवर, 100 किलोमीटर, द ट्रेन कुड रन एट अ स्पीड 5 किलोमीटर लेस देन इट्स नॉर्मल स्पीड ड्यू टू सम टेक्निकल इश्यू। द ट्रेन गॉट डिलेड बाई 36 मिनट, 36 मिनट मतलब 3/5 आवर। मतलब इसको 36/60 लिखेंगे, फिर 12×3 = 36, 12×5 = 60। ठीक है। व्हाट इज द नॉर्मल स्पीड ऑफ द ट्रेन इन किलोमीटर पर आवर। ठीक है, तो वही है कि भाई 370 से चल लिया, 100 किलोमीटर चल लिया, लेकिन अब 270 बाद खराब हुई है ना ट्रेन, तो मान लो मैंने 270 बाद ही मान लिया कि 270 अपॉन में एक्स, क्योंकि यूनिफॉर्म स्पीड मैंने एक्स मान ली, माइनस में 270 अपॉन में x-5। ठीक है, इज इक्वल्स टू। अब यहाँ पे ज्यादा टाइम लगेगा ना इसको, क्योंकि यहाँ पे इसने कम। ठीक है, तो मतलब यहाँ पे प्लस और यहाँ पे माइनस। ठीक है, इज इक्वल्स टू कितना आएगा मेरे पास, 3/5। ठीक है, तो मतलब देखो 90 से कट जाएगा ना, मतलब 90 अपॉन में x-5 प्लस माइनस 90 अपॉन में x इज इक्वल्स टू 1/5। ठीक है, तो 90x माइनस 90x तो हो जाएगा, मतलब 450 ये आ गया, इज इक्वल्स टू 450 × 5 इज इक्वल्स टू x² - 5x। ठीक है, तो यहाँ से x² माइनस में 5x माइनस में 2250 इज इक्वल्स टू 0। मतलब x की वैल्यू वही आ गई, एक तो 45 आ गई, एक -50 आ गई, -50 पॉसिबल है नहीं। ठीक है, तो 45 आंसर है। तो ट्रेन की सामान्य स्पीड किलोमीटर पर आवर में 45 किलोमीटर पर आवर। अब भाई मेथड 2 यदि देखें, तो मेथड 2 में वही अपनाऊंगा मैं, कि भाई यहाँ से यदि हमने 5 किलोमीटर लेस करा स्पीड को तो टाइम कितना हो गया, 3/5 टाइम ज्यादा डिले हो गया ना वो। ठीक है, तो 5 से इसको 10 करो, तो 10 करा तो ये कितना हो जाएगा, 6/5। तो अभी 6 आ रहा है, 2 करने पे 3 टाइम्स करेंगे तो 15। यहाँ पे कितना आएगा, 9/5। मतलब ये 18 भी आया, अभी भी 18 भी आया ना, बी देख लो। तो मैं इसको रैंडमली उठा के देखता हूँ फिर, 5×6 = 30, और ये 6 करना है तो ये भी 6 हो जाएगा, 18/5 स्क्वायर। इसको सॉल्व मत करने लग जाना। अब यहाँ पे 6 करा है तो यहाँ पे 7 लो फिर, 3 35, और ये कितना हो जाएगा, 7×21/5। ठीक है, तो 21×6 = 126, और 18×7 = 126, 126 पे ही आया अभी भी। हमको 270 चाहिए, तो अब इसको 45 और करते हैं फिर, कि पन्ना 45 और 9×3 = 27/5। ठीक है, और यहाँ से कितना हो जाएगा फिर ये 50, और ये कितना हो जाएगा, 30/5। ठीक है,
आ गया ना, देख लो 270 आ रहा है। ठीक है, तो मतलब यूजुअल स्पीड उसकी 45 थी, फाइनल स्पीड उसकी 50, सॉरी मतलब यूजुअल स्पीड उसकी 50 थी और फाइनल स्पीड उसकी 45 हो गई। ये घटी वाली स्पीड है ना, घटने वाली स्पीड यहाँ आएगी और बढ़ने वाली स्पीड यहाँ आएगी। अब उसने घटाया था ना यहाँ पे, तो उसकी इनिशियल स्पीड यही रही होगी, मतलब इनिशियल स्पीड उसको 50 किलोमीटर पर आवर ही है। सॉरी, यहाँ पे +50 और -45 आएगा, इसको सॉल्व करेंगे। एक्स स्क्वायर -5x है ना ये, तो -50x + 45x। ठीक है, ओके। To do a certain work, A and B work on alternate days with B beginning the work on the first day। मतलब ऐसे काम कर रहे हैं कि फर्स्ट डे बी ने करा, फिर ए ने, फिर बी ने, फिर ए ने, फिर बी ने और ए ने, ऐसे ही चलते रहे ये। ठीक है, ए अलोन कैन कंप्लीट द सेम वर्क इन 24 डेज। ठीक है, if the work gets completed in 11:1/3 days, then B alone can complete the 7/27th part of the original work in how much time। ठीक है, कितने समय में कर देगा हमको ये बताना है। तो भाई 11:1/3 डेज में करा है, मतलब तुम बता सकते हो कि मेरे को ए ने कितने डेज काम करा, बी ने कितने डेज काम करा है। बी ने स्टार्ट करा था वर्क, बी ने स्टार्ट करा था, तो पहले दिन बी, फिर तीसरे दिन, फिर 5वें दिन, फिर 7वें दिन बी ने, फिर 9वें दिन बी ने करा होगा, फिर 11वें दिन बी ने करा होगा। ठीक है, मतलब बी ने कितने दिन काम करा, 1 2 3 4 5 6, मतलब 6 डेज काम करा बी ने। बी ने 6 डेज काम करा, और ए ने कितना काम करा, 5:1/3 डेज। 5:1/3 डेज मतलब 15 30 16/3 डेज काम करा उसने। और जब वो पूरे काम को 24 दिन में कर रहा था, तो वो एक दिन में कितना काम कर रहा होगा, 1/24 काम कर रहा होगा। तो मतलब ए ने 16/3 डेज में कितना काम करा, ए ने 16/3 डेज में कितना काम करा, तो ये 1/24 इंटू में 16/3, 16/3। ठीक है, मतलब कि 8 दूनी 16 और 8 3 24, मतलब 2/9 काम करा उसने। तो बी ने 6 दिन में कितना काम करा होगा, बी ने 6 दिन में कितना काम करा होगा, 7/9 वर्क, 7/9 वर्क। तो इसको होल वर्क को करने में कितना टाइम लगा होगा, इसको होल वर्क को करने में कितना टाइम लगा होगा, नॉट नॉट चाहिए 54/7 डेज, 54/7 डेज। तो बी टोटल वर्क, ए यदि टोटल वर्क को 24 डेज में करता है, तो बी कितने दिन में कर देगा उसको, 54/7 डेज में कर देगा, 54/7 डेज में कर देगा उसको। ठीक है, तो अब इसको यहाँ से सॉल्व करके देख लो। 54 तो आएगी, 9 6 की 54, तो यहाँ से ये कितना हो जाएगा, 9 6 की 54, 6 चौक 24, मतलब कि यहाँ पे 4 का गुणा और कर दो, तो 54 चौका 216 है। मैंने 216 डेज टोटल वर्क मान लिया मैंने ये, तो यहाँ से 24 × 216, और ये कितना हो जाएगा, 7 चौक 28। ठीक है, बी की एफिशिएंसी 28 और ए की एफिशिएंसी 8 है। ठीक है, तो 7/27 भाग को कितने दिन में कर देगा, 216 है अपॉन में 28 इंटू में 7/27। ठीक है, 27 × 216 और 7 चौक 28, तो 9/4 आ रहा है। 9/4 मतलब कि 2:1/4 डेज, 2:1/4 डेज। आप इसको ऐसे सॉल्व कर सकते हो भाई, थोड़ा सा पोटेंशियल कम ही हो जाता है इतनी सवाल क्वेश्चंस करने के बाद। ठीक है, अच्छा ये भी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, सारे के सारे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट ही लेके आए हैं। पॉइंट एम एन एंड आर ऑन द साइड्स पी क्यू एंड क्यू आर रिस्पेक्टिवली ऑन ऑफ अ ट्राइंगल पी क्यू आर, राइट एंगल एट क्यू। राइट एंगल क्यू पे बनाना है इसको। ठीक है, राइट एंगल क्यू पे बनाना है। ठीक है, पी क्यू आर, पी एन इज इक्वल्स टू, अच्छा मतलब एम एन एंड है ना मेरे पास कोई पॉइंट्स। ठीक है, एम और एन है मेरे पास कोई पॉइंट्स, तो पी एन इज इक्वल्स टू 9 सेंटीमीटर। ठीक है, एम आर इज इक्वल्स टू 7 सेंटीमीटर, और एम एन इज इक्वल्स टू 3 सेंटीमीटर। ठीक है, तो पी आर इज इक्वल्स टू अब भाई ये कॉन्सेप्ट बड़े ही इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं, क्योंकि यहां से सीधा सीधा सा मेरे पास कॉन्सेप्ट आता है कि देखो यहां से यदि मैं लगाऊं, 2 बार मेरे को पाइथागोरस लगानी है यहाँ पे। ठीक है, एक तो मैं मान लो यहाँ से निकालू कि मैं यहाँ से सपोज करो कि मैं लगाता हूँ यहाँ से पी आर स्क्वायर पे फॉर्मूला। ठीक है, पी आर स्क्वायर का फॉर्मूला कितना रहेगा, पी क्यू स्क्वायर माइनस पी क्यू स्क्वायर प्लस में क्यू आर स्क्वायर, राइट, है ना। अब यहाँ से पी एन स्क्वायर की वैल्यू कितनी रहेगी मेरे पास, पी एन स्क्वायर की वैल्यू कितनी रहेगी मेरे पास, पी क्यू स्क्वायर प्लस में क्यू एन स्क्वायर, है ना। यहाँ से एम एन स्क्वायर निकालो, एम एन स्क्वायर कितनी रहेगी, एम एन स्क्वायर की वैल्यू कितनी रहेगी यहाँ से, एम एन स्क्वायर की वैल्यू रहेगी मेरे पास एम क्यू स्क्वायर प्लस एन क्यू स्क्वायर, है ना।
और यहां से यदि मेरे को पी आर एम आर का स्क्वायर निकालना पड़े, एम आर का स्क्वायर, तो एम आर का स्क्वायर कितना हो जाएगा यहाँ से, एम क्यू स्क्वायर प्लस कितना हो जाएगा, क्यू आर स्क्वायर। इनको सॉल्व करने पे ना मेरे पास सीधा सीधा सा एक रिजल्ट आता है। वो रिजल्ट मैं आपके सामने लिख देता हूँ सीधा सीधा कि पी क्यू, सॉरी, हाँ, यहां से यदि मेरे को रिजल्ट निकालना पड़े डायरेक्ट, तो मैं क्या कह सकता हूँ कि भाई, तो इसका स्क्वायर और इसका स्क्वायर है ना, मतलब मैं यहां से क्या लिखूं, सीधा सीधा लिख रहा हूं मैं अब यहां से, पी एन का स्क्वायर प्लस में एम आर का स्क्वायर इज इक्वल्स टू एम एन का स्क्वायर प्लस में पी आर का स्क्वायर। ठीक है, ये सीधा सीधा सा फॉर्मूला होता है यहाँ पे, ये याद रखना आप कॉन्सेप्ट सीधा सीधा, ठीक है, कॉन्सेप्ट यूज। ठीक है, तो यहाँ से आप सॉल्व करने बैठोगे तो 9 प्लस में पी आर स्क्वायर इज इक्वल्स टू 81 प्लस में 49, और 81 प्लस में 49 कितना हो जाएगा, पी आर का स्क्वायर, 81 प्लस में 49 19 और 130, यानी कि 130 माइनस में 9, तो पी आर की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ से, 11, 121 आ रहा है ना, 121 का रूट 11। ठीक है, अच्छा यार, दो क्वेश्चन और है। ठीक है, इन ए सर्कल विद सेंटर ओ, ए बी कॉर्ड ऑफ लेंथ 10 सेंटीमीटर। ठीक है, 10 सेंटीमीटर की कोई कॉर्ड हो गई। मतलब मैंने ए बी को ऐसे मान लिया, ठीक है चलो, ए बी कोई कॉर्ड है मेरे पास, है ना, 10 सेंटीमीटर की लेंथ वाली है, और ओ सेंटर हो गया उस चीज का, है ना, और टेंजेंट्स हैं ए और बी पे, इंटरसेक्ट करती हैं किस पे, पॉइंट पे पी पे। चित्र बनाना जिस दिन सीख गए उस दिन तो सारी प्रॉब्लम ही खत्म है भाई। ठीक है, तो भाई पहले तो जब टेंजेंट्स खींचिए तो पहले उनको सेंटर से मिलाना होता है, जब ही कॉन्सेप्ट लगेगा, है ना। ठीक है, तो ये 90 और ये 90, है ना। बताओ हमको क्या करना है, ये 10 सेंटीमीटर दी हुई है। ठीक है, तो और 2 OA, 2 OA कहाँ है, 2 OA इज इक्वल्स टू OP, मतलब कि यदि ये 1 है तो ये 2 है मेरे पास। ठीक है ना, AP की लाइन चाहिए मेरे को, AP की लाइन। ठीक है, तो बताओ कैसे करोगे, बताओ कैसे करोगे सर। देखो, ये मेरे पास 90 डिग्री है राइट, और ये 2 1 दे रखा है मेरे को, तो ऑब्वियस सी बात है कि भाई 1 है तो ये 30 डिग्री का रहा होगा। 30 60 90 ट्राइंगल बना लेता हूँ, 30, और ये कितना हो जाएगा फिर 60, तो ये 30 60 90 मतलब कि ये कितना हो जाएगा मेरे पास, √3, राइट, है ना, 1 2 और √3। और ऐसे ही यहाँ पे ये ऐसे बन जाएगा, मतलब यदि मैं पी की वैल्यू यहाँ से पूछूं तो ये भी 30 रहेगा ना मेरे पास, यहाँ से तो ये मेरे पास कितना रहेगा, 60। पर हमको चाहिए क्या, हमको तो एपी चाहिए, एपी, एपी चाहिए ना मेरे को, एपी। अब देखो ये बात बताओ मेरे को, जब ये ओ है सेंटर, इस सेंटर से इस कॉर्ड पे कोई भी डालूंगा तो इसके परपेंडिकुलर रहेगा, है ना, और इसको परपेंडिकुलर रहेगा, इसको बाइसेक्ट भी करेगा, तो ये कितना रहेगा, 5 सेंटीमीटर, और ये कितना रहेगा, 5 सेंटीमीटर। ठीक है, अब हमको सीधा सीधा सा, अब तो पता चल रहा होगा आपको सीधा यहाँ से, तो मेरे को अब इसको कमेंट में बता देना आप, इसको आंसर सीधा सीधा, ठीक है, कमेंट और आंसर, है ना। अब मैंने चित्र बना के बता दिया है आपको सीधा सीधा यहाँ पे, सीधा 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 सीधा, बहुत बार रिपीट हो गया, उसके लिए क्षमा चाहूंगा। ठीक है, तो द वर्टिसेस ऑफ अ ट्राइंगल एबीसी लाइन ऑन अ सर्कल विद सेंटर ओ। अच्छा, विद सेंटर ओ, ठीक है, AO is produced, AO is produced to meet the circle at P, P पे मिल रहा है, ठीक है। D is a point on BC such that AD is perpendicular to BC, AD is perpendicular to BC। ठीक है, ये O है मेरे पास, है ना। कोण B is equals to 68 डिग्री, और ये कितना हो जाएगा कोण, ये 52 डिग्री का। देन द मेजर ऑफ DAP, 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 तो इसकी सीधी सीधी सी वैल्यू क्या होती है DAP की,
कौन बी डिफरेंस कौन सी अपॉन में टू, मतलब जौन सा ही बड़ा हो उसमें से छोटे वाले को घटा दो, सीधा सीधा, मतलब जिसमें से घटा दो सीधा सीधा, ये डिफरेंस लेके सीधा सीधा ही वैल्यू होती है, तो मतलब इसकी कितनी हो जाएगी मेरे पास 16 डिग्री। अब थोड़ा बहुत देख लो यहाँ पे कि क्या करना है क्या नहीं करना है। ठीक है, ये मेरे पास 52 है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये सीख लो आप कि भाई जो भी सेंटर पे कौन बनेगा वो किसी भी पर्दे पे बने हुए कौन का दुगना रहेगा। तो मतलब जब मैंने ये चाप उठाई, बी ए चाप, तो बी ए चाप द्वारा यदि मैं यहाँ पे 52 डिग्री का कौन बना रहा हूँ तो यहाँ पे कितने का बनेगा, 104 का, है ना। और जब ये 104 है, ये 68 है, तो 104 और 68 72, तो ये कितना हो जाएगा 172, मतलब ये कितना हो जाएगा मेरे पास यहाँ से 8 डिग्री का। ठीक है, अब मेरे पास क्या उठाना चाहिए मेरे को, अब मेरे को क्या उठाना चाहिए यहाँ पे, अब मेरे को क्या उठाना चाहिए यहाँ पे। भाई मैं कुछ हटाना नहीं चाहता हूँ अब की बार यहाँ पे, है ना। सीधा सीधा खुद से तुमसे ही जवाब चाहता हूँ कि भाई क्या करना चाहिए मेरे को क्या नहीं करना चाहिए। देखो मैं इस वाले को इससे भी मिला देता हूँ तो फिर, है ना। जब ये 68 डिग्री का था ये मेरे पास, तो ये कितना हो जाएगा मेरे पास 136, और जब ये 136 है, ये 52 है मेरे पास। ओके, पर ये पूरा नहीं था ना। ठीक है, तो भाई अब थोड़ा सा तो मैं मिस्टेक कर रहा हूँ कहीं ना कहीं, राइट। अब वो मिस्टेक मेरे को आप बताओगे या फिर मैं ही बताता हूँ। क्यों, क्योंकि ये पूरा 68 था नहीं, मैंने पूरा ही 68 मान लिए, है ना। तो भाई आप क्या करोगे, आप अब इसको जो है कमेंट में मेरे को आंसर बताओगे कि आप इसको कैसे सॉल्व कर सकते हो, और ठीक है। तो कमेंट योर आंसर्स। भाई मैं करवा दूंगा इस क्वेश्चन को, अभी थोड़ा सा पोटेंशियल थोड़ा सा खराब हो चुका है क्योंकि यहाँ पे, और भाई देखो जितने अच्छे रिस्पॉन्सेज मिलेंगे उसके आधार पे ही हम नई जो अगली वीडियो ला पाएंगे। ठीक है, तो भाई अपने जो रिस्पॉन्सेज हैं वो थोड़े देते रहिएगा, चाहे आपको खराब लगे चाहे आपको अच्छी लगे वीडियो। ठीक है, तो आई होप वीडियो पसंद आई हो, वीडियो को लाइक करना है और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और इस क्वेश्चन का जो सॉल्यूशन है वो आपको अब समझ में आ गया होगा, और नहीं समझ में आया है तो मेरे को जो है कमेंट में बता देना, मैं आपको समझाने का पूरा पूरा ट्राई करूंगा। अब यहाँ से ये भी देख सकते हो कि भाई जब ये 52 है, ये 92, ये 90 है, 90 और 52 कितना हो जाएगा 142, तो ये कितना आ जाएगा मेरे पास। और फिर यहाँ से यदि ये इतना है मेरे पास, तो अब इसको आराम से सॉल्व कर सकते हो, ये 68 है, ये सॉरी ये 90 है, ये 68 है, तो मैं यहाँ से इसको पूरे को नहीं निकाल सकता, फिर पूरा निकाल पा रहा हूँ मैं। ठीक है, तो थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। और रिस्पॉन्सेज अच्छे रहेंगे तभी भाई मैं देखो वीडियो बना पाऊंगा, बाकी देखो मेरे को कोई शौक है भी नहीं। ठीक है।